ऑलराइट गाइस, सो अब अपन कैपिटल गेन्स के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्या दे रखा है। एक्स क्या करता है, अपने कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करता है इनटू एसआईटी। कन्वर्ट्स इट कैपिटल एसेट इनटू एसआईटी ऑन 10 मार्च 2023। तो आपको पता है कि भाई अगर आप क्या कर रहे हो, कैपिटल एसेट को एसआईटी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि भाई कैपिटल एसेट आपने क्या करा है, ट्रांसफर करा है। अब देखो क्या दे रखा है, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन कितना दे रखा है, 5,50,000 की सब्सिक्वेंटली सेल्स द एसआईटी फॉर 6 लाख ऑन 10 जून 2023। ठीक है, एग्जामिन द टैक्स इम्प्लीकेशन। तो सीधी सी बात ये है कि भाई अगर आप कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करते हो एसआईटी में, तो ये माना जाता है कि भाई आपने जो है क्या करा है, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करा है। लेकिन आपको टैक्स कब पे करना पड़ता है, जब आप जो है इस एसआईटी को बेचोगे। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि जब मैंने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करा, ठीक है, कैपिटल एसेट को कहाँ पे कन्वर्ट करा, एसआईटी में कन्वर्ट करा, ट्रांसफर करा, तो मैं सेल कंसिडरेशन क्या लूंगा, सेल कंसिडरेशन लूंगा मेरी जो फेयर मार्केट वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। तो 5,50,000 तो मेरी क्या हो जाएगी, सेल कंसिडरेशन हो जाएगी। तो मैं लिख लेता हूँ कि भाई मेरी जो सेल कंसिडरेशन है, सेल कंसिडरेशन वो हो जाएगी 5,50,000। कॉस्ट ऑफ इक्वेशन क्या होगी, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन देखो क्वेश्चन में खुद दे रखी है इन लोगों ने, 60,000। 60,000 की मेरी कॉस्ट ऑफ इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा, ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन लूंगा क्योंकि बेसिकली मैंने इसको एक्वायर करा था कब, इसको मैंने एक्वायर करा था 10 जून 2005 को। ठीक है, तो 10 जून 2005 को एक्वायर करा, तो ये क्या हो गई, मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गई। तो 60,000 60,000 इंटू, अब सवाल आता है कि भाई सी आई कहाँ तक का लिया जाए। तो अपन सी आई कब तक लेते हैं, जिस दिन आपका ट्रांसफर हो गया है। तो जिस ईयर में आपका ट्रांसफर हो गया उस दिन तक का सी आई लिया जाता है। ट्रांसफर कब हुआ है, 10 मार्च 2023 में आपका जो है बेसिकली ट्रांसफर हुआ है। 10 मार्च 2023 में ट्रांसफर हुआ है, तो इसका मतलब ये है फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, 22-23 हो गया। तो आप क्या करोगे, 60,000 इंटू, अब जो है बेसिकली करोगे 60,000 इंटू 331 डिवाइड बाई 117, जिस साल आपने इसको करा था, एक्वायर करा था। तो आपकी कॉस्ट इक्वेशन निकल के आ जाएगी, ये सेल कंसिडरेशन आ गई है, कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। अच्छा, इस पर टैक्स कब पे करना है, जब आपने जो है एसआईटी को बेचा है। गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट, ये थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर देते हैं अपन, कूल। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। क्योंकि कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड इनटू एसआईटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इट विल बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23। तो जिस साल आपने क्या करा, कन्वर्ट करा, उस साल उसको ट्रांसफर माना जाएगा। लेकिन प्रॉफिट्स टैक्सेबल कब होंगे, जब आपने क्या करा, एसआईटी को बेचा है। मतलब प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 23-24 में आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, जिस साल आपने क्या करा है, जिस साल आपने जो है इस एसआईटी को बेचा है। अच्छा देखो क्या दरकार है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन क्या हो जाएगी, मेरी फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन हो जाएगी। अब देखो क्या दरकार है, कैपिटल गेन्स विल बी कंप्यूटेड आफ्टर डिडक्टिंग द इंडेक्स कॉस्ट इक्वेशन फ्रॉम द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अच्छा देखो इन लोगों ने क्या करा, 60,000 इंटू 331 डिवाइड बाई 177 करा, सॉरी 117 करा, जो मेरी क्या आ गई, कॉस्ट इक्वेशन आ गई। तो कॉस्ट इक्वेशन हो गई मेरी 1,69,744। हेंस हेंस 5,50,000 माइनस, मैं कॉस्ट इक्वेशन करूंगा तो 5,50,000 माइनस कॉस्ट इक्वेशन करूंगा, तो मेरा जो है ये निकल के आ गया 3,80,256 कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो गया। अच्छा, ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर देखो आपने क्या करा है, आपने जो है बेसिकली 6 लाख पे एसआईटी को बेचा है। तो अपने कैपिटल गेन्स की इनकम तो निकाल दी, कैपिटल गेन्स की इनकम कितनी निकली, 3,80,256। अच्छा, जो आपने क्या करा, पीजीपी में इस सीआईटी को बेचा, एसआईटी को बेचा, एसआईटी को बेचा, तो आपकी पीजीपी इनकम निकल के आएगी। बेचा कितने पे, 6 लाख पे बेचा है, 6 लाख पे आपने बेचा, पीजीपी की इनकम मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा कॉस्ट इक्वेशन। अच्छा, इसकी कॉस्ट इक्वेशन क्या ली जाएगी, ऑफ कोर्स ली जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, क्योंकि आप सरकार से कहोगे कि इतने अमाउंट पे तो मैंने टैक्स पे कर दिया है। तो 6 लाख माइनस मैं करूंगा 5,50,000, 50,000 मेरा क्या हो जाएगा, 50,000 मेरा जो है पीजीपी की इनकम निकाल दी जाएगी। इसको लॉजिकली मैंने जो है, अगर आपने रिवीजन वीडियो नहीं देख रखी तो आप जो है यूट्यूब पे जाके फ्री में रिवीजन वीडियो देख सकते हो, नवंबर 24 के लिए जो एप्लीकेबल थी। उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह ये समझा रखा है कि भाई जब अपन कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करते हैं एसआईटी में, तो लॉजिकली लॉजिकली अपन जो है पे मार्केट वैल्यू क्या लेते हैं, कॉस्ट इक्वेशन क्या लेते हैं। इजी है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखो क्या दे रखा है, एम लिमिटेड ने भी 2,000 शेयर्स ले रखे थे इन कंपनी एबीसी लिमिटेड। ठीक है, तो एम लिमिटेड हेल्ड 2,000 शेयर्स इन अ कंपनी एबीसी लिमिटेड। दिस कंपनी अमलगमेटेड विद अनदर कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। तो कंपनी क्या हुई, दूसरी कंपनी से अमलगमेट हो गई। अमलगमेशन में क्या हुआ, एम लिमिटेड वाज अलॉटेड 1,000 शेयर्स इन द न्यू कंपनी। तो पहले उसका 2,000 शेयर्स थे, कंपनी अमलगमेट हो गई, कंपनी अमलगमेट होने के बाद इसके बदले में उसको क्या मिला, 1,000 शेयर्स मिले हैं। अब देखो क्या दे रखा है, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स अलॉटेड इज हायर बाय 50,000 देन द वैल्यू ऑफ होल्डिंग इन एबीसी लिमिटेड। तो अपने को जो ये 1,000 शेयर्स मिले हैं उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है। तो फॉर एग्जाम्पल इस 2,000 की वैल्यू कितनी थी, जीरो थी, तो इस 1,000 शेयर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 50,000 आ रही है। मतलब बेसिकली आपको 2,000 शेयर्स मिले थे, 2,000 शेयर्स आपके पास पहले से थे, उसके बदले में आपको जो है 1,000 शेयर्स मिले अमलगमेटेड कंपनी के, और जिसकी वैल्यू 50,000 से क्या है, ज़्यादा है। अच्छा, एओ क्या करना चाहता है, एओ बेसिकली जो है इसको कहना चाहता है कि भाई ये कैपिटल गेन हो गया किसके हाथ में, शेयर होल्डर के हाथ में, और 50,000 जो है कैपिटल गेन टैक्सेबल करना चाहता है। तो अपन ने पढ़ रखा है कि भाई अमलगमेशन में क्या होता है, अमलगमेशन में जब अमलगमेटेड कंपनी को कैपिटल से ट्रांसफर करती है तो उस पर कैपिटल गेन्स नहीं लगता। इसी तरह से जो शेयर होल्डर है, जो अमलगमेटिंग कंपनी का शेयर होल्डर है, उसको अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, तो उसको भी जो है ट्रांसफर नहीं माना जाता है, उस पर उसको कैपिटल गेन्स देने की जरूरत नहीं है।
तो वही चीज़ इन लोगों ने दे रखी है। देखो, अज्यूमिंग दैट द अमलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, द ट्रांजेक्शन इज स्क्वायरली कवर्ड बाय द एग्जामिशन। एग्जामिशन जो सेक्शन 47 में दे रखा है, इसको अपन क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर एंड द प्रपोजल ऑफ द एओ टू ट्रीट द ट्रांजेक्शन एज एन एक्सचेंज इज नॉट जस्टिफाइड। तो हम कहेंगे कि भाई देखो, कोई ट्रांसफर नहीं है, शेयर होल्डर के हाथ में भी कोई कैपिटल लगेगा नहीं, इजी। अब देखो क्या दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैपिटल टैक्स लायबिलिटी डज नॉट अराइज, किधर कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी डज नॉट अराइज, कहाँ पे कैपिटल गेन्स अराइज नहीं होंगे। तो क्या दे रखा है, मिस्टर ए परचेज गोल्ड इन 1970 फॉर 25,000, हमने जो है 25,000 का गोल्ड खरीदा था। इन द प्रीवियस 23-24 ही गिफ्टेड इट टू हिज सन एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। तो मैंने क्या करा, कैपिटल थ्रू गिफ्ट कर दिया। फिर मार्केट वैल्यू द गोल्ड ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट वाज 1 लाख। तो सीधी सी बात है, जब आप कैपिटल को गिफ्ट कर देते हो तो उसको ट्रांजेक्शन, उसको जो है ट्रांसफर नहीं माना जाता, ठीक है। तो देखो ये रखा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर गिफ्ट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन्स, देयरफॉर कैपिटल गेन्स टैक्स लायबिलिटी डज नॉट राइज इन द गिवन सिचुएशन। तो आपने जो ये गिफ्ट करा है, इसमें आपको कैपिटल गेन्स देने की जरूरत नहीं है। फिर देखो आगे क्या देखा है, अ हाउस प्रॉपर्टी इज परचेज बाय एचयूएफ फॉर 20,000, इट इज गिवन टू वन ऑफ द मेंबर्स इन प्रीवियस ईयर 23-24 एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ द फैमिली। तो जब एचयूएफ का पार्टीशन होता है, एचयूएफ का जब पार्टीशन होता है, जब एचयूएफ अपने एसेट्स किसको देता है, अपने मेंबर्स को देता है, उस केस में जो है कैपिटल गेन्स नहीं लगते। तो अगेन इधर कैपिटल गेन्स नहीं लगेंगे। तो क्या दे रखा है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द टोटल या पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन्स, देयरफॉर कैपिटल गेन्स टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। इसी तरह से देखो क्या देखा है, मिस्टर बी ने क्या करा, परचेज करे 50 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स फॉर 40,000 विच आर कन्वर्टेड इनटू 500 शेयर्स वर्थ रुपीज 85,000। तो जब डिबेंचर्स कन्वर्ट होते हैं शेयर्स में, तो उसको भी जो है ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन्स नहीं लगेंगे। तो इसी तरह से इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आप क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो बॉन्ड्स को, डिबेंचर्स को, डिबेंचर स्टॉक को, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स को इन एनी फॉर्म ऑफ द कंपनी इनटू शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ दैट कंपनी, उसको जो है ट्रांसफर नहीं माना जाता, देयरफॉर कैपिटल गेन्स नहीं लगेंगे। इजी है, आगे बढ़े। अब देखो क्या रखा है, मिस्टर अभिषेक का सीनियर सिटीजन मॉर्गेज इज रेसिडेंशियल हाउस विद द बैंक। तो एक सीनियर सिटीजन ने क्या करा, अपना बैंक जो है, अपना घर बैंक को मॉर्गेज पे दे दिया अंडर नोटिफाइड रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। अच्छा, उसको क्या मिले थे, लोन मिल रहे थे फ्रॉम द कंपनी मंथली इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा, मिस्टर अभिषेक डिड नॉट पे द लोन ऑन मैच्योरिटी एंड हेंस गिव द पोजीशन ऑफ द हाउस टू द बैंक टू डिस्चार्ज इस लोन। हाउ विल द ट्रीटमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल बी ऑन सच रिवर्स मॉर्गेज ट्रांजेक्शन। तो अपने रिवर्स मॉर्गेज ट्रांजेक्शन में क्या पढ़ रखा है कि कोई सीनियर सिटीजन अगर इनिशियली क्या करता है, अपने घर का पोजीशन किसको देता है, बैंक को देता है, या फिर मॉर्गेज कर देता है, ठीक है। तो उस केस में कैपिटल गेन्स नहीं लगेंगे, उस केस में कैपिटल गेन्स नहीं लगेंगे। अच्छा, कैपिटल गेन्स कब लगेंगे, जब बैंक क्या करेगा, इसको अल्टीमेटली बेचेगा टू रिकवर द लोन। अब देखो पढ़ो, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन अ ट्रांजेक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज क्या है, अंडर द स्कीम मेड एंड नोटिफाइड बाय द सीजी शैल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंगली द मॉर्गेजिंग ऑफ रेसिडेंशियल हाउस विद द बैंक बाय मिस्टर अभिषेक विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर, देयरफॉर उसको जो है कैपिटल गेन्स देने की जरूरत नहीं है। तो इनिशियली जब मैंने क्या करा, अपने घर पे मॉर्गेज दे दिया, तो उस पर भी जो है ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैपिटल गेन्स टैक्स लायबिलिटी वुड बी अट्रैक्टेड एट द स्टेज ऑफ एलिनिएशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी बाय द बैंक फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरिंग द लोन। तो सीधी सी बात है, जब बैंक क्या करेगी, बाद में जाके इस प्रॉपर्टी को बेचेगी, तो उसको जो है कैपिटल गेन्स मान लिया जाएगा, फिर अभिषेक को जो है कैपिटल गेन्स देना पड़ेगा। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि भाई सीनियर सिटीजन क्या कर रहा है, अपना जो घर है उसको मॉर्गेज कर देता है, किसको, बैंक को। बैंक क्या करती है, मंथली इसको जो है क्या करती है, लोन दे रही है इस क्वेश्चन में। तो अब जो 1043 वो क्या कहता है कि भाई जो पैसा मिल रहा है अभिषेक को, वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। अब देखो, फर्दर 1043 प्रोवाइड्स दैट अमाउंट रिसीव्ड बाय द सीनियर सिटीजन एज ए लोन, ठीक है, ईदर इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट, या तो लमसम मिल गया या फिर इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है। इन ट्रांजेक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज, उसको भी जो है हमने क्या कर दिया, इनकम टैक्स से एग्जाम कर दिया, देयरफॉर मंथली इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड बाय मिस्टर अभिषेक वुड नॉट बी टैक्सेबल, उसको भी जो है उस पर भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इजी। और दो क्या दे रखा है, नीरजा वॉज कैरिंग ऑन द टेक्सटाइल बिजनेस अंडर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, ठीक है, एक प्रोप्राइटर था नीरजा टेक्सटाइल्स। ऑन 30/12/2023 द बिजनेस वॉज सक्सीडेड बाय न्यू टुक टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड एंड ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ नीरजा टेक्सटाइल्स ऑन दैट डेट बिकम द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ न्यू टुक टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड। तो बेसिकली एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस किस में कन्वर्ट हो गया, कंपनी में कन्वर्ट हो गया। अब देखो क्या दे रखा है, नीरजा को मिला था 52% शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, नो अदर कंसिडरेशन वाज गिवन टू नीरजा ऑन अकाउंट ऑफ द सक्सेशन। तो बेसिकली जो प्रोप्राइटर है उसको कंपनी के अंदर 52% हिस्सा मिला है। अब देखो क्या दे रखा है, द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ नीरजा टेक्सटाइल्स ट्रांसफर टू द कंपनी इंक्लूड एन अर्बन लैंड विच वाज एक्वायर्ड बाय नीरजा ऑन 19/7/2013 फॉर 9,80,000। तो आपको पता है कि जब प्रोप्राइटरशिप फर्म का सक्सेशन होता है कंपनी के अंदर, तो उसमें भी जो है कैपिटल लगते नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस अपन को फुलफिल करनी पड़ती है। अच्छा, आप देखो क्या दे रखा है कि ये एसेट्स एंड लायबिलिटी जो प्रोप्राइटर से कहाँ पे गए, कंपनी में गए, वहाँ पर एक अर्बन लैंड भी था जो उसने एक्वायर करा था 2013 में, ठीक है, फॉर 9,80,000। कंपनी ने इसको क्या करा, कंपनी सोल्ड द सेम ऑन 30/3/2024 फॉर 16 लाख। अभी बोल रहा है एग्जामिन द टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ द अबव मेंशन्ड ट्रांजैक्शंस एंड कंप्यूट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन सच केसेस। तो देखो क्या दे रखा है, टैक्सेबिलिटी इन द केस ऑफ सक्सेशन ऑफ नीरजा टेक्सटाइल्स बाय न्यू टुक टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड। तो हम कहेंगे कि भाई अगर सक्सेशन हो रहा है तो उस पर कैपिटल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। पढ़ो, इन द case of proprietorship concern is succeeded by the company in the business carried on by it as a result of which any capital asset or intangible asset is transferred to the company, उसको जो है ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और कैपिटल गेन्स नहीं लगेंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। देखो, फॉलोइंग कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड।
सारे के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज और प्रॉपर्टी कंसर्न किसके बन जा रहे हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटी बन जा रहे हैं कंपनी के। अच्छा, शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर, द शेयर होल्डिंग ऑफ द सोल प्रोप्राइटर is at least 50% of the total voting power of the company and continues to remain as such for a period of 5 years from the date of succession. सक्सेशन के बाद प्रोप्राइटर के पास एटलीस्ट 50% स्टेक रहना चाहिए, 60% वोटिंग पावर रहनी चाहिए। अच्छा, प्रोप्राइटर को कुछ और नहीं मिल रहा, ही डज नॉट रिसीव एनी कंसिडरेशन और बेनिफिट इन एनी फॉर्म अदर देन बाय वे ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन द कंपनी। सो प्रोप्राइटर को कंपनी में शेयर्स के अलावा कुछ और कंसिडरेशन नहीं मिल रहा। तो देखो क्या रखा है, इन द प्रेजेंट केस ऑल द कंडीशंस मेंशन अबव आर सैटिस्फाइड, देयरफॉर द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय नीजा टेक्सटाइल टू कंपनी शैल नॉट अट्रैक्ट कैपिटल गेन्स एंड नीजा कंटिन्यूज टू होल्ड 50% मोर ऑफ द वोटिंग पावर फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। हम बोलेंगे कि भाई जो भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुए हैं उस पर कैपिटल गेन्स लगेगा नहीं, बट कंडीशन ये है कि भाई जो ये प्रोप्राइटर था ना, इसके पास 50% स्टेक रहे फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अब देखो बेसिकली अब क्या करा है, जो कंपनी है, कंपनी ने जो है लैंड को ट्रांसफर करा है, कंपनी ने जो है क्या करा है, लैंड को ट्रांसफर करा है। कितने पे ट्रांसफर करा है, देखो कंपनी ने जो है लैंड को ट्रांसफर करा है 16 लाख पे। तो मेरी जो सेल कंसिडरेशन है, वो तो हो जाएगी 16 लाख। अब सवाल आता है कि भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाए। तो आपको पता है कि भाई जहाँ पर भी क्या होता है, ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड ट्रांसफर वाला केस होता है, सेक्शन 47 अप्लाई होता है, वहाँ पर प्रीवियस ओनर की कॉस्ट अपन कंसिडर करते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि जो प्रीवियस ओनर है, प्रीवियस ओनर ने उसको कब तक एक्वायर करा था। तो अगर आप देखोगे प्रीवियस ओनर ने बेसिकली एक्वायर करा था कब, प्रीवियस ओनर ने एक्वायर करा था 2013 में, और 9,80,000 का एक्वायर करा था। तो बेसिकली होगा क्या, 9,80,000 मेरी क्या मान ली जाएगी, 9,80,000 मेरी जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। 9,80,000 क्या हो गई, मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई। अब देखो अपन जो बेसिकली पीरियड ऑफ होल्डिंग लेते हैं, जैसे अपन ने अपने केस में देखा कि भाई जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो भी प्रीवियस ओनर की ली जाती है। इसी तरह से अपन जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो भी क्या लेंगे, प्रीवियस ओनर की ही लेंगे। मतलब प्रीवियस ओनर ने जब परचेज करा था से लेके कंपनी ने कब उसको ट्रांसफर करा है। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या, 9,80,000 इंटू 340 डिवाइड बाई 220। ठीक है, तो ये कौन सा है, मंजुला जे शाह का जो केस लॉ है वो ये कहता है कि भाई आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ओनर की पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब ये है कैपिटल गेन्स निकालते समय आप प्रीवियस ओनर की भी जो है पीरियड ऑफ होल्डिंग को इंक्लूड करोगे। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से कब तक रहेगी, इधर से लेके इधर तक की पीरियड ऑफ होल्डिंग रहेगी। तो देखो इन लोगों ने क्या कर रखा है, इन लोगों ने ये वाली जो 340 इंटू 348 कर रखा है, इसको एक बार को हटाओ, नीचे देखो क्या दे रखा है, ये रहा, हाँ 16 लाख, 9,80,000 इंटू 348 डिवाइड बाई 220, तो वही करा है ना, ये रहा 348 इंटू 220। क्यों करा है, क्योंकि मंजुला जे शाह का क्या है, केस लॉ है। कहाँ है, देखो ये रहा, सीआईटी वर्सेस मंजुला जे शाह ये कहता है कि भाई कैपिटल गेन्स निकालते समय आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ओनर की पीरियड ऑफ होल्डिंग को इंक्लूड कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या है कि भाई जिस दिन कंपनी को वो मिला उस दिन वो क्या कर सकती है, बेसिकली उस दिन से जो है पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट होगी। तो करंट टाइम में आप एक चीज़ देखो, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर कब हुए थे। तो अगर आप ऊपर देखोगे तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आपके ट्रांसफर हुए थे 30/12/2023 में। बोले तो प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर 23-24 है, और मैंने इसको बेचा भी कब है, प्रीवियस ईयर 23-24 में बेचा है। ठीक है, तो बेसिकली एक ऑप्शन क्या है आपके पास, एक ऑप्शन ये है कि भाई जिस साल आपको क्या मिला है, जिस साल आपको जो है कैपिटल से ट्रांसफर हुआ है उधर से लेके आपने एक्चुअली कितना ट्रांसफर करा है उधर तक सीआई ले लो। लेकिन आपको करना क्या है, आपको हमेशा जो है प्रीवियस ओनर की क्या लेनी है, प्रीवियस ओनर की पीरियड ऑफ होल्डिंग से कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शन है क्या, कि भाई आप क्या कर सकते हो, बेसिकली जिस साल कंपनी को ट्रांसफर हुआ था एसेट से लेके उसने कब तक ट्रांसफर करा वो भी पीरियड ऑफ होल्डिंग ले सकते हो। लेकिन दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है कि भाई जो प्रीवियस ओनर ने जब उसको एक्वायर करा था, प्रीवियस ओनर ने उसको जब एक्वायर करा था सेल लेके आप क्या कर सकते हो, जिस साल कंपनी ने ट्रांसफर करा है उधर तक का पीरियड ऑफ होल्डिंग ले सकते हो। तो देखो इन लोगों ने क्या कर रखा है कि पहले तो इन लोगों ने वो कर दिया कि भाई फर्स्ट वाला केस कर दिया और उससे जो है कैपिटल गेन्स निकाल दिए। दूसरा वाला केस देखो क्या दे रखा है, सीआईटी वर्सेस मंजुला जे शाह के अकॉर्डिंग अल्टरनेटिव आप ये देके आ सकते हो। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा ये वाला फॉलो करना है, क्योंकि इसमें आपको फायदा होगा, क्योंकि देखो इधर आपका जो है कॉस्ट ऑफ इक्वेशन 9,80,000 इंटू 340 डिवाइड बाई 220 करने से ज़्यादा आता है। इधर करोगे तो आपका जो है कॉस्ट ऑफ इक्वेशन कम आएगा, ऑफकोर्स कम आएगा, क्योंकि ये मेरी जो है क्या है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इसमें एडिड है, और इसमें ऐड नहीं है क्योंकि ये तो देखो क्या हो गया, नील हो गया। आपको कहानी समझ में आ गई ना। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी सेक्शन 47 अट्रैक्ट हो जाए, जहाँ पर भी सेक्शन 47 अट्रैक्ट हो जाए वहाँ पर आप क्या करोगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग लोगे प्रीवियस ओनर की पीरियड ऑफ होल्डिंग अपन क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। अगर मैं कॉस्ट उसकी ले रहा हूँ, कॉस्ट प्रीवियस ओनर की ले रहा हूँ, तो मैं पीरियड ऑफ होल्डिंग में क्या लूंगा, प्रीवियस ओनर की लूंगा। और आपको क्या दोगे, सीआईटी वर्सेस मंजुला जेशा कोट करके आ जाना, और नहीं भी कोट करके आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स पूरे आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है, एबीसी लिमिटेड कन्वर्ट्स इस कैपिटल एसेट एक्वायर्ड फॉर द अमाउंट ऑफ 50,000 इन जून 2003। हमने जो है क्या करा था, कैपिटल एसेट खरीदा था 2003 में, और उसको क्या करा, कन्वर्ट कर लिया एसआईटी में इन द मंथ ऑफ नवंबर 2022। ठीक है, नवंबर 2022 में क्या कर लिया मैंने, उसको एसआईटी में कन्वर्ट कर लिया। मतलब प्रीवियस ईयर क्या है मेरा, प्रीवियस ईयर है मेरा 2022-23। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द रेट ऑफ कन्वर्जन क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द रेट ऑफ कन्वर्जन है 4,50,000 की।
ठीक है। अच्छा, द स्टॉक इन ट्रेड वाज सोल्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ 6,50,000 इन द मंथ ऑफ सितंबर 2023। तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, ये प्रीवियस ईयर हो गया मेरा 23-24। टैक्स ट्रीटमेंट पूछ रहा है, टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, अपने को पता है कि भाई ट्रांसफर तो मान लिया जाएगा इस साल, लेकिन टैक्स कब पे करना है, जिस साल आपने एसआईटी को ट्रांसफर करा है। तो निकालते हैं अपन, ठीक है। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो कैपिटल निकालेंगे। कैपिटल कैसे निकलेगा, सेल कंसिडरेशन क्या लूंगा 4,50,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लूंगा 50,000, और क्या करूंगा बेसिकली उसको सीआई कर दूंगा, मतलब बेसिकली उसके अंदर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, मतलब उसको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा 50,000, 50,000 इंटू, मैंने इसको बेचा कब है, देखो बेचा है मैंने 22-23 में, 22-23 में, तो 22-23 का सीआई कितना है 331 इंटू 331। परचेज कब करा था, जून 2003 में, तो 3-4 का कितना है 109। तो 50,000 इंटू 331 डिवाइड बाई 109 करो, कितना आ रहा है, देखो ये रहा 50,000 इंटू 331 डिवाइड बाई 109 करा मैंने, तो मेरा आ जाएगा 151,385, 151,385। 4,50,000 मेरी फेयर मार्केट वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ हो गई इतनी, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल निकल के आ गया 298,165 का, 298,165 का। इसी तरह से मैंने जो है क्या करा था, उसको कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करा था एसआईटी में। तो मैंने क्या करा, इधर तो कैपिटल निकाल दिए, अब जब मैं इस एसआईटी को बेच रहा हूँ तो इधर भी क्या निकलेगी, पीजीपी इनकम निकलेगी ना। तो मैं पीजीपी इनकम निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, 6,50,000 मैंने बेचा है, और मेरी कॉस्ट ऑफ क्या हो जाएगी 4,50,000, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा 2 लाख। 2 लाख बेसिकली मेरा हो गया क्या, 2 लाख बेसिकली मेरा जो हो गया पीजीपी की इनकम। ईजी है। ऑल राइट, और ये कॉस्ट ऑफ मैंने कैंसिल ली, जो मैंने इधर फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर करी थी वही मेरी जो हो जाती है क्या, कॉस्ट ऑफ, ठीक है। तो कैपिटल टैक्सेबल कब होते हैं, जब आप एसआईटी को बेच रहे हो। ऑल सेट। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं अपन। देखो क्या दे रखा है, मिस उषा परचेजेस 1,000 इक्विटी शेयर इन एक्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी। हमने क्या करा है, 1,000 इक्विटी शेयर परचेज करे हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। कॉस्ट क्या है उतनी, 1,000 शेयर परचेज करे हैं, कॉस्ट है मेरी 30 पर शेयर। मैंने ब्रोकरेज कितना पे करा था, ब्रोकरेज पे करा था 1% इन जनवरी 1996। ईजी। तो मैंने परचेज करा था कितने पे, 30 पर शेयर पे, और ब्रोकरेज 1% पे करा था। अब हमें ये कह रहा है कि शी गेट्स 100 बोनस शेयर्स इन अगस्त 2000। अगस्त 2000 में उसको कितने शेयर्स मिले, बोनस शेयर्स मिले 100 रुपए के, 100 बोनस शेयर्स मिले, 100 रुपए के नहीं 100 बोनस शेयर्स मिले। शी अगेन गेट्स 1100 बोनस शेयर्स बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग इन फेब 2003। तो फेब 2003 में उसको जो है 1100 बोनस शेयर्स और मिले। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 2001 कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है। तो 1 अप्रैल 2001 को फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स कितनी बता रखी है, 80 बता रखी है। अभी क्या रखा है कि ऑन 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 को इसने क्या करा, 1 जनवरी 2024 को उसने सारे के सारे शेयर्स ट्रांसफर कर दिए 200 पर शेयर पे। ब्रोकरेज कितना है, ब्रोकरेज उसने पे करा है 2% पे। अब अपने मुझे बोला है कि भाई कैपिटल निकालो, चलो अपन कैपिटल निकालते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो इसने ये 1000 शेयर्स खरीदे थे, कब खरीदे थे, 30 पर शेयर पे खरीदे थे और 1996 में खरीदे थे। उसको अगर मैं बेचता हूँ तो क्या होगा, 1000 इंटू करूँगा क्या, 1000 इंटू सेल प्राइस कितनी है मेरी, सेल प्राइस अगर आप देखोगे 200 है, तो ये तो मेरा क्या, ये तो मेरा हो गया सेल कंसिडरेशन। उसमें से मैं क्या करूँगा, ब्रोकरेज को लेस करूँगा विच इज माई ट्रांसफर एक्सपेंसेस। तो वही दे रखा है, 1000 इंटू 20 करा कितना आ गया 2 लाख, ब्रोकरेज मैंने लेस करा कितना 4,000। तो आपको पता होगा कि भाई आप जो है सेल कंसिडरेशन में से सारे एक्सपेंसेस लेस करते हो विच आर एक्सक्लूसिवली कनेक्टेड विद द ट्रांसफर ऑफ योर कैपिटल एसेट। आपका नेट सेल कंसिडरेशन आएगा कितना, 1,96,000। अच्छा, इनकी कॉस्ट इक्वेशन क्या है, देखो कॉस्ट इक्वेशन 30% है, लेकिन आपको पता है कि भाई अगर आपने शेयर्स 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीद रखे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि भाई 1 अप्रैल 2001 की जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको आप क्या ले सकते हो, उसको जो है आप अपनी कॉस्ट इक्वेशन ले सकते हो। मेरी कॉस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी 80, और 80 को मैं क्या करूँगा सीआईए कर दूंगा। तो देखो दे रखा है 80 इंटू 1000 शेयर्स है मेरे पास, तो ये टोटल कॉस्ट इक्वेशन हो गई इंटू 348 डिवाइड बाई 100 करा, तो मेरा क्या आ गया, इंडेक्स कॉस्ट इक्वेशन निकल के आ गया। मेरा बेसिकली जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल के लॉस है उन शेयर्स पे कितना हो गया 82,400 का हो गया। तो ये जो मुझे 1000 बोनस शेयर्स, ये जो 1000 शेयर्स मैंने खरीदे थे इसका मैंने कैपिटल निकाल दिया। अब देखो जो मुझे 100 बोनस शेयर्स मिले हैं, कब मिले हैं, अगस्त 2000 में, तो इसका भी मैं क्या करूँगा कैपिटल निकालूंगा। सेल कंसेशन क्या लूंगा 100 इंटू 200, 100 इंटू 200 मेरी क्या हो जाएगी, देखो ये रही 100 इंटू 200 मेरी सेल प्रोसीड हो गई, 100 इंटू 200 मेरी सेल प्रोसीड हो गई। मैं ब्रोकरेज 2% लेस करूंगा, मेरा नेट सेल कंसेशन निकल के आ गया। कॉस्ट इक्वेशन, कॉस्ट इक्वेशन आपको पता है क्या होता है कि भाई अगर आपको बोनस शेयर्स अलॉट हुए हैं 1 अप्रैल 2001 के पहले, तो उसकी कॉस्ट ऑफ इक्वेशन क्या हो जाती है जी, 1 अप्रैल 2001 की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन हो जाएगी। तो देखो वही दे रखा है 80 इंटू 100 इंटू 340 डिवाइड बाई 100 करा, तो मेरा जो है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन निकल के आ गया। मैंने जो है लेस कर दिया इन दोनों को, तो मेरा जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया किस पे, बोनस शेयर्स पे। इजी। तो ये वाले शेयर्स का हो गया, जो 100 बोनस शेयर्स मिले थे वो हो गया। अब जो मुझे 1100 बोनस शेयर्स और मिले हैं इसका मैं कैपिटल गेन्स निकालूंगा। तो देखो क्या देखा, अच्छा ये 1100 कब शेयर्स मिले हैं, 1100 बोनस शेयर्स मिले हैं मुझे फेब 2006 में। कोई चीज़ करनी है, 1100 इंटू 200 करा, सेल कंसिडरेशन आ गई, ब्रोकरेज लेस करा, तो मेरा बेसिकली क्या आ गया, नेट सेल कंसिडरेशन आ गया। कॉस्ट इक्वेशन इसकी क्या हो जाएगी, नील। तो आपको पता है कि अगर आपने बोनस शेयर्स, आपको बोनस शेयर्स अलॉट करे गए हैं 1 अप्रैल 2000, अगर आपको बोनस शेयर्स अलॉट करे गए हैं कब, आपको बोनस अलॉट करे गए हैं 1 अप्रैल 2001 के बाद, तो उसकी कॉस्ट इक्वेशन क्या होती है, नील होती है। तो इस केस में भी
इस केस में भी अपनी जो कॉस्ट इक्वेशन वो क्या हो जाएगी, निल हो जाएगी। तो बेसिकली मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना निकल के आ गया, 2,15,600। अब देखो ये आपका गेन है, ये लॉस है और ये लॉस है, तो क्या करेंगे आप तीनों को सेट ऑफ कर देंगे। मेरा जो है नेट नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना निकल के आ गया, 1,24,960। ईजी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दे रखा है। मिस्टर आर होल्ड्स 1,000 शेयर्स इन स्टार माइनस लिमिटेड। Mr. R holds 1,000 shares in Star Minus Limited and listed company acquired in the year 2001-2 at a cost of 75,000। मैंने 1,000 शेयर्स खरीदे थे, कौन सी ईयर में खरीदे थे, 1-2 में खरीदे थे, 75,000 पे खरीदे थे। अब आगे देखो क्या दे रखा है। ही हैज़ बीन ऑफर्ड राइट शेयर्स बाय द कंपनी इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023। तो अगस्त 2023 में मुझे राइट शेयर्स मिले, कितने पे मिले, 160 पर शेयर पे, कि भाई अगर आप जो है क्या करना चाहते हो, शेयर को खरीदना चाहते हो तो आप जो है 160 पर शेयर पे खरीद सकते हो, इन द रेशियो ऑफ 2 फॉर एवरी 5 हेल्ड। ठीक है, तो अगर आपके पास 5 शेयर्स पहले से पड़े तो आपको जो है दो दो राइट शेयर का ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई आप 2 शेयर्स को कितने पे खरीद सकते हो, 160 पे खरीद सकते हो। ही रिटेन्स 50% ऑफ द राइट्स एंड रिनंसेस द बैलेंस राइट इन द फेवर ऑफ क्यू। तो बेसिकली मैंने क्या करा, जितने भी मुझे राइट मिले थे उसका 50% तो किसी और को बेच दिया, और बाकी जो है 50% अपने पास रख लिया है। तो ही रिटेन्स 50% ऑफ द राइट्स एंड रिनंस कर दिया बैलेंस राइट इन द फेवर ऑफ क्यू। ठीक है, एट 30 पर शेयर इन सितंबर 2023। ठीक है, सितंबर 2023 में मैंने जो है अपना आधा राइट किसको बेच दिया, दूसरे वाले बंदे को बेच दिया, और कितने पे बेचा, 30 पर शेयर पे बेचा। अब देखो क्या दे रखा है। ऑल द शेयर्स आर सोल्ड बाय मिस्टर आर फॉर 300 पर शेयर इन जनवरी 2024 एंड मिस्टर क्यू सेल्स हिज शेयर्स इन दिसंबर 2023 एट 280 पर शेयर। ठीक है, तो अपन आर और क्यू की कैपियंस निकालने को बोलेगा, ये बोला है कि आर और क्यू की कैपियंस निकालो। देखो सबसे पहले अपन आर की कैपियंस निकालते हैं। तो देखो इसने क्या करा है, इसने 1,000 शेयर्स खरीदे थे 1-2 में, और उसने बेचे कब हैं, उसने बेचे हैं जनवरी 2024 में, और कितने में बेचे हैं, देखो दे रखा है 300 बेचे हैं। तो 1000 इंटू 300 करूंगा तो मेरा सेल कंसिडरेशन निकल के आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, 1000 इंटू 300 करा, मेरा सेल कंसिडरेशन निकल के आ गया। अब कॉस्ट ऑफ इक्वेशन किसकी क्या लेंगे, देखो क्या दे रखा है, 75,000 पे मैंने खरीदा था, 1-2 में खरीदा था। ठीक है, और मैंने बेचा कब है, बेचा है जनवरी 2024 में, इसका मतलब क्या है 23-24 में बेचा है। तो क्या करूंगा मैं, 75,000 इंटू इसका सी आई डिवाइड बाय 2001-2 का सी आई। तो क्या करूंगा, 75,000 इंटू 348 डिवाइड बाय 100। मेरा कॉस्ट ऑफ कितना निकल के आ गया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ निकल के आ गया 2,61,000 का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 39,000 का। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। अब देखो क्या दे रखा है, आपको जो है 1000, आपके पास 1000 शेयर्स थे, क्या थे आपके पास, 1000 शेयर्स थे। अच्छा 5:2:5 का क्या था, बेसिकली आपका 2:5 का आपको जो है राइट शेयर अनाउंस करे गए थे, तो डिवाइड बाय 5 इंटू 2 करूंगा, कितना होगा ये, 1000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 करूंगा, तो बेसिकली मुझे 400 शेयर्स का क्या मिला था, राइट इशू मिला था। इसमें से मैंने क्या करा, इसमें से मैंने 200 तो 200 कितने पे बेच दिए, देखो इसमें मैंने जो है 200 के राइट बेच दिए 300 पे, तो 200 को तो मैंने रिनंस कर दिया और बाकी 200 रिटेन कर लिए। अब देखो जो मैंने 200 रिटेन करे हैं, जो मैंने शेयर 200 रिटेन करे वो मैंने खरीदे कितने पे थे, 160 पे खरीदे थे। कंपनी ने कहा कि भाई आप 200 शेयर हमसे खरीद सकते हो, आप बेसिकली 400 शेयर हमसे खरीद सकते हो 160 पे, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने 200 शेयर खरीद लिए 160 पे, बाकी 200 किसको बेच दिए, सामने वाले पर्सन को बेच दिए 30 पर शेयर। अब देखो मैंने जो 200 शेयर अपने पास रख लिए थे जो 160 पे खरीदे थे, उसकी कॉस्ट इक्वेशन क्या है, 160 है, सेल प्राइस क्या है 300 है, तो आ जाओ वही करते हैं अपन। ये रहे 200 इंटू 300 करा था, मेरा 60,000 आ गया। अच्छा मैंने 200 शेयर खरीदे थे 160 पे, तो मेरी कॉस्ट इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 32,000 हो जाएगी। अच्छा अब आप देखो कि भाई मैंने जो राइट शेयर्स हैं, जो राइट शेयर्स है वो कब अलॉट करे गए थे मुझे, देखो अगस्त 2023 में मैंने जो है राइट शेयर्स खरीदे थे और बेसिक कब दिए, करंट ईयर में ही बेच दिए हैं। ठीक है, तो ये भी प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर 23-24 है, और जनवरी 2024 का मतलब है प्रीवियस ईयर 23-24, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। तो इधर मेरे को इंडेक्सेशन लेने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा 60,000 माइनस 32,000 कितना हो गया मेरा, 28,000 का मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। ईजी। अब देखो ये तो हो गया कि भाई जो 200 शेयर्स मैंने क्या खरीदे थे, 200 शेयर्स मैंने 160 पे खरीद लिए थे। अब ये जो 200 शेयर्स का मैंने क्या करा था, सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट, मतलब ये मैंने किसी और को बेच दिए थे, इससे भी तो मुझे कैपिटल होना। देखो मैंने 200 शेयर्स का जो राइट है वो कितने को बेचा था, 200 शेयर का राइट बेचा था 30 पे, तो 200 इंटू 30 करूंगा, देखो क्या आ जाएगा, 200 इंटू 30 करूंगा तो मेरा क्या आ गया, मेरा 200 इंटू 30 मेरा सेल प्रोसीड्स हो गया किसका, 200 शेयर्स का जो मैंने किसको बेच दिया, रिनंस कर दिए। इसकी कॉस्ट इक्वेशन क्या होगी, ऑफकोर्स इसकी कॉस्ट इक्वेशन होगी निल। ठीक है, इसकी कॉस्ट इक्वेशन क्या है, निल है। और मेरा शॉर्ट टर्म गेन निकल के आ जाएगा कितना, 6,000 का। तो इसकी कॉस्ट इक्वेशन निल क्यों है, बिकॉज मैंने कोई पैसा वैसा पे थोड़ी करा है, मैंने कोई पैसा वैसा पे थोड़ी करा है। हाँ, तो जो मैंने 1000 शेयर्स खरीदे थे, 1000 शेयर्स के खरीदने की वजह से मुझे जो है क्या मिले हैं, 400 राइट शेयर्स मिले हैं। अच्छा इन 200 शेयर्स की तो कॉस्ट थी 160, क्योंकि मैंने 160 पे खरीदे थे। ये जो 200 शेयर्स मैंने क्या करे, रिनंस कर दिए, इसके लिए मुझे कोई पैसा थोड़ी पे करना पड़ा, तो मेरी कॉस्ट इक्वेशन क्या हो गई, नील। तो ये तो पूरी कहानी हो गई किसकी, ये तो पूरी कहानी हो गई आर की। ठीक है, ये तो पूरी कहानी हो गई आर की। अभी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो आपका टोटल कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा 73,000 का। ईजी। अब देखो क्यू की बात करते हैं।
क्यू को क्या मिला था, क्यू ने बेसिकली जो है ये 200 राइट खरीदे थे, किससे, आर से खरीदे थे। तो मुझे एक चीज बताओ, क्यू ने क्या करा होगा, क्यू ने बेसिकली इसको जो है 300 पे बेच दिया, तो क्यू की सेल कंसिडरेशन क्या हो गई, 200 इंटू 300, ये तो हो गई इसकी सेल कंसिडरेशन। क्यू की कॉस्ट ऑफ क्या हो गई, तो सीधी सी बात है, उसने 160 रुपये तो दिए किसको, कंपनी को, प्लस उसने 30 रुपये दिए किसको, 30 रुपये दिए आर को, मतलब एक शेयर को खरीदने के लिए क्यू ने जो है 190 रुपये दिए। तो 190 इंटू कर दूंगा 200, 190 इंटू 200 कर दूंगा तो बेसिकली मेरा क्या आ जाएगा, 190 इंटू 200 कर दूंगा तो देखो मेरा निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 38,000। ठीक है, तो 200 इंटू 200 शेयर्स थे इंटू 200 शेयर्स थे इंटू मैंने 190 करा तो बेसिकली मेरा आ गया 38,000। अच्छा एक और चीज़ आगे देखते हैं, क्वेश्चन में ये कह रखा है कि भाई क्वेश्चन में ये कह रखा है कि जो क्यू ने शेयर्स जो बेचे हैं वो 300 पे नहीं बेचे हैं, सॉरी वो बेचे हैं 280 पे। तो देखो ये दे रखा है, ऑल द शेयर्स आर सोल्ड बाय आर लिमिटेड फॉर 300 पर शेयर। क्यू ने कितने पे बेचे हैं, 280 पे बेचे हैं, तो क्यू की सेल कंसिडरेशन कितनी हो जाएगी, 280 इंटू 200 शेयर्स। देखो वही दे रखा है इधर, 280 इंटू 200 शेयर्स कर दिया, 280 इंटू 200 शेयर्स कर दिया तो कितना आ गया मेरा 56,000, मेरा शॉर्ट टर्म कपल निकल के आ गया। ईजी है, लॉजिकली समझोगे तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्या दे रखा है। ऑलराइट गाइस, देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, एक्स एंड सन्स एच यू एफ परचेज द लैंड फॉर 1,20,000 इन द प्रीवियस ईयर 2-3। हमने जो है क्या करा था, 1,20,000 का लैंड खरीदा था प्रीवियस ईयर 2-3 में। अच्छा प्रीवियस ईयर 6-7 के अंदर अ पार्टीशन टू प्लेस व्हेन मिस्टर ए को पर्सन इज अलॉटेड दिस प्लॉट वैल्यूड 1,50,000। तो मतलब बेसिकली एच ने क्या करा 2006-7 में पार्टीशन के दौरान क्या करा, अपना लैंड किसको ट्रांसफर कर दिया, अपना जो है लैंड मिस्टर ए को ट्रांसफर कर दिया जो उसका मेंबर था। 7-8 में क्या हुआ, 7-8 में जो है ही हैड इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ 2,35,000 टुवर्ड्स फेंसिंग ऑफ द प्लॉट। ठीक है, बोले तो ये क्या कराया है, मिस्टर ए ने जो है इसमें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कराया है। फिर मिस्टर ए ने क्या करा, इस प्लॉट को बेच दिया फॉर 15 लाख इन प्रीवियस है 23-24 आफ्टर इनकरिंग द एक्सपेंसेस टू द एक्सटेंट ऑफ 20 आर यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कैपिटल्स। अच्छा अब चीज बताओ मुझे, सेल कंसिडरेशन क्या है मेरी, मेरी सेल कंसिडरेशन है 15 लाख, तो मेरी सेल कंसिडरेशन देखो ये हो गई 15 लाख। ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं, 20 आर के दे रखे, तो मैंने ट्रांसफर एक्सपेंसेस लेस कर दिया तो मेरी नेट सेल कंसिडरेशन आ गई। अच्छा आपको पता है कि भाई जब सेक्शन 47 अट्रैक्ट हो जाता है तो अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी लेते हैं, प्रीवियस ओनर की लेते हैं। तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, 1,20,000। 1,20,000 इंटू मैंने बेचा कब है, देखो मैंने बेचा है प्रीवियस 23-24 में, तो मेरी प्रीवियस 23-24 बोले तो 348 की मेरी जो है सी आई मल्टीप्लाई करूंगा मैं, डिवाइड करूंगा। जब मैंने खरीदा कब था, देखो 2-3 में खरीदा था, 2-3 में खरीदा तो 105 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। तो देखो क्या दे रखा है, 1,20,000 मेरी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है इंटू 348, तो क्या हो गया ये बेसिकली इंटू 348। और मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अपन मंजुला जे शाह को यूज करते हुए प्रीवियस ओनर की क्या कर सकते हैं, पीडो फोल्डिंग ले सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन एग्जाम में जो है मल्टीप्लाई करेंगे 105 से, तो इधर 122 की जगह मल्टीप्लाई करेंगे 105 से, मेरी कॉस्ट ऑफ निकल के आ जाएगी रिस्पेक्टिवली जो अपन कैलकुलेट करेंगे। अब देखो नीचे इन लोगों ने वही दे रखा है कि आप क्या कर सकते हो, इफ दिस व्यूज मंजुला जे शाह को ऑप्ट करते हुए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वुड हैव टू बी कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग द सीआईए ऑफ 2-3। तो अपन क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर 2-3 की सीआईए को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन लोगों ने क्या करा है, इन लोगों ने बेसिकली ये करा है कि भाई मिस्टर ए को ये प्लॉट कब मिला था। अब मुझे एक चीज बताओ, मिस्टर ए को प्लॉट मिला था 2006-7 में, तो इन लोगों ने क्या करा है 122 वाली सीआईए यूज करी है। लेकिन मैंने आपको बताया मंजुला जे शाह को यूज करते हुए आप क्या करोगे, आप हमेशा ये करोगे कि जो प्रीवियस ओनर की पीरियड ऑफ होल्डिंग है उधर से आप जो है क्या करोगे, सीआईए को इंक्लूड करोगे, सीआईए को कैलकुलेट करोगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन बेसिकली करेंगे कितना, 1,20,000 इंटू 340 डिवाइड बाई 105। इन लोगों ने क्या कर रखा है, इन लोगों ने कर रखा है 1,20,000 इंटू 340 डिवाइड बाई 122। 122 बोले तो 6-7 में जब मिस्टर ए को मिला था। ठीक है, मिस्टर ए ने बेचा है ना, तो हम ये देख रहे हैं कि मिस्टर ए को मिला कब था। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा क्या करना है, प्रीवियस ओनर की सीआईए को यूज करना है, प्रीवियस ओनर की सीआईए को यूज करना है। एग्जाम में आपको जो है बिल्कुल दोनों अल्टरनेटिव दिए जाएंगे, लेकिन अपन जो है मंजुला जे शाह वाला फॉलो करेंगे क्योंकि वो अपने लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। इसी तरह से देखो, इसी तरह से जो इसने खर्चा करा है, देखो 2,35,000 का क्या करा है, 2,35,000 का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करा है, तो इसका भी मैं क्या करूंगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन ले लूंगा। तो 2,35,000 इंटू 348 खर्चा कब करा है, देखो इसने खर्चा करा है 7-8 में, तो इंटू करूंगा मैं, सॉरी डिवाइड करूंगा 129 से। तो 2,35,000 इंटू 348 डिवाइड बाई 129, देखो वो रखा है 2,35,000 इंटू 348 डिवाइड बाई 129 कितना हो गया, ये वैसे आ गया मेरा 633,953। ये टोटल इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन हो गया मेरा, जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स निकल के आ गया। इजी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जहाँ पर सेक्शन 47 अट्रैक्ट हो जाता है विच इज, जहाँ इसका मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, वहाँ पर अपन क्या करते हैं, प्रीवियस ओनर की पीरियड ऑफ होल्डिंग लेते हैं। ठीक है, और प्रीवियस ओनर की अपन क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन ले लेंगे। इजी, ये कैसा है, मंजुला जे शाह अपने को कहता है केस लॉ। इजी, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं अपन।
ऑलराइट गाइस, सो अपन देखो नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई मीन, कंप्यूट द कैपिटल गेन्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 सीआई अपने को दे रखा है। तो क्या बोल रहा है, मिस्टर सी परचेजेज अ हाउस प्रॉपर्टी फॉर 1,06,000 ऑन 15 मई 1975। ठीक है, हमने हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है, हमने फॉलोइंग एक्सपेंसेस खर्चे करे। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन करा 1983 में, फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकंड फ्लोर 2-3 में, और रिकंस्ट्रक्शन कराया मैंने 5,50,000 का। अच्छा, मुझे देखो आगे क्या क्या रखा है कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 कितना दे रखा है, 8,50,000 है, और एसडीबी कितना बता रखा है, 8,10,000। तो आपने क्या पढ़ रखा है, अपन ने ये पढ़ रखा है कि अगर आपने प्रॉपर्टी जो है 1 अप्रैल 2001 के पहले एक्वायर करी है, तो 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू आप क्या ले सकते हो, आपकी जो है बेसिकली कॉस्ट एक्विजिशन ले सकते हो। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग के केस में ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी टू डब्ल्यूडीवी, सॉरी टू एसडीवी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो बेसिकली आपको जो है एसडीवी लेनी पड़ेगी, और आपकी कॉस्ट एक्विजिशन जो है क्या होगी, 8,10,000 होगी, नॉट 8,50,000। अच्छा, फिर देखो क्या दे रखा है, हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड बाय मिस्टर सी ऑन 10 अप्रैल 2023 फॉर 68 लाख, एक्सपेंसेस इनकर करे मैंने 50,000 के। तो आई थिंक ये आप कर लोगे, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप जो है सेल कंसिडरेशन लोगे, एक्सपेंसेस लेस करोगे, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा, फिर आप क्या करोगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को लेस कर दोगे, आपका जो है कैपिटल गेन्स निकल के आ जाएगा। और देखो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन आपको जो है 8,10,000 लेनी है, नॉट 8,50,000, सिंपल। तो बेसिकली हमने देखा कि भाई ये तो आपका क्या हो गया, ये तो हो गया आपका इंडेक्स कॉस्ट, ये तो हो गया कॉस्ट ऑफ इक्वेशन, बाकी ये सारा क्या हो जाएगा, ये सारा आपका जो है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो जाएगा। देखो इन लोगों ने क्या कर रखा है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तीनों की इन लोगों ने क्या करेगी, सीआई ले ली। लेकिन आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, और वो ये है कि जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है जो इनकर हुआ है 1 अप्रैल 2001 के पहले, उसको अपन क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो ये भी आपको जो है पॉइंट ध्यान रखना है, ईजी। तो देखो इधर आप देखोगे तो इन लोगों ने जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ले रखा है 1 अप्रैल 2001 से पहले का, उसको अपन ने लिया है नील, क्योंकि उसको अपन क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो ये आपको थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखने हैं। एक पॉइंट कौन सा, ये वाला जो अपन क्या लेंगे, अपन जो फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2001 वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगी टू एसडीवी। एक पॉइंट तो ये हो गया, और एक दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप 1 अप्रैल 2001 के पहले इनकर करते हो, उसको अपन क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, वो कंसिडर नहीं किया जाता। ईजी। तो अपना ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। तो क्या दे रखा है, राजावत एंड कंपनी सोल प्रोप्राइटर ओन 6 मशीन्स पुट टू यूज इन द बिजनेस ऑन मार्च 2022। हमारे पास 6 मशीन है। देखो क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन ऑन दीज मशीन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 15%, कोई दिक्कत नहीं है, डेप्रिसिएशन जो है 15% पे चार्ज हो रहा है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ द मशीन्स आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23। ठीक है, तो 22-23 का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मेरा जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, मेरा जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8,50,000 आ रहा है। तो देखो मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया, 8,50,000 हो गया। 3 ऑफ द ओल्ड मशीन्स वर सोल्ड इन जुलाई 2023 फॉर 11 लाख। तो मैं क्या करूंगा, 8,50,000 में से बेसिकली 11 लाख लेस कर दूंगा। तो अपन यही करते हैं ना, जब अपन क्या करते हैं, डेप्रिशिएबल एसेट की क्या निकालते हैं, कैपिटल गेन्स निकालते हैं। तो जो भी सेल कंसिडरेशन होता है मैं पूरा का पूरा लेस कर देता हूँ, पूरा का पूरा लेस कर देता हूँ। अब आप एक चीज़ देखो क्या दे रखा है, इन लोगों ने क्या रखा है कि भाई ओपनिंग बैलेंस तो कितनी थी, ओपनिंग बैलेंस थी 8,50,000। 3 ऑफ द ओल्ड मशीन्स वर सोल्ड फॉर 11 लाख। सेकंड हैंड प्लांटेड मशीन वॉज बॉट फॉर 8,50,000 ऑन 30 अप्रैल 2023। तो बेसिकली होगा क्या, होगा ये कि भाई आपका जो ओपनिंग था, ओपनिंग बैलेंस था, उसमें क्या होगा, परचेज ऐड हो जाएगा, और जो भी सेल अमाउंट है वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। तो देखो 8,50,000 की मशीन परचेज करी, तो आप वो ऐड कर देंगे अपन, कितना हो गया, 17 लाख हो गया। तो ये वाला पॉइंट हो गया अपना। अब ये पूछ रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू क्लेम द डेप्रिसिएशन फॉर द प्रीवियस 23-24 एंड कैप गेन्स कितने निकल के आएंगे। तो सीधी सी बात ये है कि भाई 8,50,000 आपका ओपनिंग था, 8,50,000 परचेज करा, 17 लाख हो गया। जो भी सेल अमाउंट है उसको अपन इधर से लेस कर देंगे। सेल अमाउंट कितना है, तो आप देखोगे सेल अमाउंट है 11 लाख, तो मैं 11 लाख क्या करूंगा, 11 लाख इधर से लेस कर दूंगा, 17 में से 11 गया तो कितना बचा, 6 लाख बचा। 6 लाख पे जो है डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। तो 6 लाख का 15% क्या हो जाएगा, बेसिकली मेरा डेप्रिसिएशन 6 लाख हो गया, और 6 लाख का आप जो है क्या करोगे, 15% डेप्रिसिएशन क्लेम कर लोगे। लेकिन आपको देखो डेप्रिसिएशन क्लेम करते समय पीजीपी में मैंने समझाया था कि भाई आप डेप्रिसिएशन जो क्लेम करोगे तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई फीफो मेथड के बेसिस पर अपन क्या करेंगे, चीज़ों को इन एंड आउट करेंगे। तो अब देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि भाई मेरी जो डब्ल्यू है एज ऑन 31/3/24 कितनी है, 6 लाख है। अब एक चीज़ समझना, आपके पास ओपनिंग थी कितनी, आपके पास ओपनिंग थी 8,50,000, फिर क्लोजिंग थी 8,50,000। आपने जो है 11 लाख की क्या करी है, 11 लाख की मशीनरी बेची है। तो हम ये मानेंगे, क्या मानेंगे कि जो 11 लाख है उसमें से 8,50,000 तो ये ओपनिंग वाली बिकी है। 11 लाख में से 8,50,000 तो कितना बचा, 11 लाख में से अगर मैं 8.5 को लेस करता हूँ निकल के आएगा पर 2.5। तो देखो हमने 11 लाख की मशीनरी बेची है, तो हम क्या मानेंगे कि भाई हमने 8,50,000 ये बेची है, और जो हमने ये फिर नेक्स्ट खरीदी थी ना, नेक्स्ट 2.5 लाख हमने इसमें से बेची है। तो बेसिकली जो अपने पास क्लोजिंग जो 6 लाख बचा है वो किस में से बचा है, इधर से बचा है। और ये अपने खरीदा कब था, ये अपने खरीदा था नवंबर 2023 में। मतलब डेप्रिसिएशन की रेट क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन की रेट 15% की जगह कितनी हो जाएगी, 7.5% हो जाएगी। तो आपको पता है कि अगर आपने कोई एसेट करंट में 180 दिन से कम यूज़ कराए तो डेप्रिसिएशन की रेट कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। देखो बेसिकली होगा क्या कि भाई 6 लाख का आपका जो है 7.5% डेप्रिसिएशन लगेगा, 6 लाख का 7.5% डेप्रिसिएशन लगेगा, कितना 45,000 का। ईजी है। अच्छा ये तो आपकी बात समझ में आ गई कि
कि भाई अपना जो है डेप्रिसिएशन कितना निकल के आएगा, डेप्रिसिएशन अपना जो है 45,000 निकल के आ जाएगा। क्या कोई कैपिटल गेन राइज हुआ क्या, हम कहेंगे कोई भी कैपिटल गेन राइज आपका नहीं हुआ करंट ईयर में। लेकिन देखो क्या दे रखा है कि अगर ये 3 मशीन 21 लाख की बिक गई होती तो क्या होता, तो ये होता कि भाई 8 लाख ये था ओपनिंग, परचेज करा हमने 8,50,000, कितना हो गया 17 लाख हो गया, मैं लेस कर देता कितना, लेस कर देता 21 लाख। तो क्या होता है कि भाई 17 लाख की चीज को आपने जो है 21 लाख में बेच दिया, मतलब 4 लाख का आपका जो है क्या निकल के आता, 4 लाख का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आता। तो आपको पता होगा कि भाई डेप्रिशिएबल एसेट पे हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलता है, ठीक है। तो अपना बेसिकली क्या निकल के आ जाएगा, 4 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। और ये अपन ने पूरा डेप्थ में समझ रखा है कि भाई अपना जो डेप्रिशिएबल एसेट है उसके अंदर कैपिटल गेन अपन किस तरह से निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो, रिवीजन वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो, पीजीपी की और कैपिटल गेन्स दोनों की, इजी। तो देखो अगर मैंने 21 लाख में बेचा होता तो मेरी 4 लाख की क्या निकल के आ गई थी, 4 लाख की जो है मेरी निकल के आ गई होती शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इजी। अब बात करते हैं अपन स्लम सेल के क्वेश्चन की, उससे पहले अपन छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 के पहले अपन जो है 13 देख लेते हैं, आ जाओ 13 छोटा सा है, 13 करते हैं। तो क्या दे रखा है, मिस्टर के परचेजेज हाउस प्रॉपर्टी ऑन 10 अप्रैल 1992 फॉर 65,000। तो मैंने जो है 65,000 की कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी तरीके 2,70,000 और एचडीबी कितनी तरीके 2,20,000। तो बेसिकली मेरे लिए रेलेवेंट क्या होगा, 2,20,000 होगा। तो अपन फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग के केस में वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है टू 2,20,000। अब देखो क्या दे रखा है कि ऑन 31 अगस्त 2004 मिस्टर के एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर जे फॉर द सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर 3,70,000, ठीक है, एंड रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 60,000 एज एडवांस। और फिर उसने क्या करा, मिस्टर जे ने जो है बैलेंस पेमेंट नहीं करा, तो हमने क्या करा, फोरफिट कर लिया। मतलब आपको जो है एडवांस मनी मिला था जो आपने क्या कर रखा है, फोरफिट कर रखा है। मिस्टर के कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट फ्लोर बाय इनकरिंग अ कॉस्ट ऑफ इतना, सब्सिक्वेंटली इन जनवरी 2009 ही गिफ्टेड द हाउस टू हिज ब्रदर, ठीक है, ही गिफ्टेड द हाउस टू हिज ब्रदर मिस्टर ई। कौन है, मिस्टर डी ब्रदर है, उसको अपने क्या करा, हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। ऑन फरवरी 2024 इसने क्या करा, 12 लाख पे जो है घर को बेच दिया, 12 लाख में क्या करा, घर को बेच दिया। कंप्यूट द कैपिटल गेन्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर डी, कंप्यूट द कैपिटल गेन्स इन द हैंड ऑफ मिस्टर डी। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने ये चीज पढ़ रखी है कि जहां पर एडवांस मनी कौन फोरफिट कर लेता है, प्रीवियस ओनर फोरफिट कर लेता है और वही रिटेन कर लेता है। तो जब मैं डी का क्या करूंगा, कैपिटल गेन्स निकालूंगा, तो ये जो एडवांस फोरफिटेड है ना उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस नहीं करूंगा। ये भी अपन ने जो है आईएफएस वाले चैप्टर में समझ रखा था, जहां पर अपन ने जो है ये एडवांस एडवांस जो रिसीव और जो फोरफिट होता है उसका ट्रीटमेंट देखा था। अब देखो कैपिटल गेन्स निकाले, देखो कैपिटल गेन्स निकालते हैं, कितना होगा, 12 लाख का जो है मैंने माल बेचा है, तो अपन इधर क्या करेंगे, 12 लाख ले लेंगे। अब बात करते हैं अपन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन की। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन क्या होता है, प्रीवियस ओनर की लेंगे। प्रीवियस ओनर के कितने पे खरीदा था, 65,000 पे खरीदा था। अब मुझे एक चीज बताओ, पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो मैंने आपको बता रखा है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लोगे, हमेशा अपन को जो है पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से ही लेनी है। तो प्रीवियस ओनर ने उसको कब एक्वायर करा था, प्रीवियस ओनर ने बेसिकली उसको एक्वायर करा था 1992 में। तो अपन पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लेंगे, अपन पीरियड ऑफ होल्डिंग लेंगे 2001-2 से। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 65,000 इंटू अपन करेंगे, मैंने ये बेचा कब है, देखो बेचा है फरवरी 2024 में, तो इसका मतलब क्या है 23-24 हो गया। मैं क्या करूँगा, 65,000 इंटू 348 बोले तो 23-24 का CI अपॉन करूँगा मैं 100, बेसिकली 1-2 का CI, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन निकल के आ जाएगा। तो देखो दे रखा है नीचे अल्टरनेटिव व्यू क्या है कि भाई आप मंजुला शेख जा को यूज करके, मंजुला जे शाह को यूज करके क्या कर सकते हो, प्रीवियस ओनर की पीरियड ऑफ होल्डिंग को ले सकते हो। अच्छा इन लोगों ने क्या कर रखा है, 2,20,000 इंटू 340 डिवाइड 137, 137 बोले तो 137 बोले तो कि भाई डी को कब मिली है प्रॉपर्टी। अब मुझे एक चीज बताओ, डी को प्रॉपर्टी कब मिली थी, देखो डी को प्रॉपर्टी मिली थी जनवरी 2009 में, जनवरी 2009 बोले तो जनवरी 2009 बोले तो 8-9 में। तो इन लोगों ने क्या कर रखा है, 137 ले रखी है। लेकिन मैंने आपको बताया कि आप क्या करना है, आपको हमेशा क्या करना है कि भाई मंजुला जे शाह को यूज करते हुए प्रीवियस ओनर की पीरियड ऑफ होल्डिंग को कंसिडर करना है, ठीक है। तो देखो क्या कर रखा है अपन ने, 2,20,000 इंटू 348 डिवाइड बाई 137, जो इन लोगों ने कर रखा है अपन क्या करेंगे, अपन डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो मेरी जो है कॉस्ट ऑफ किस निकल के आ जाएगी, वो मैंने इधर उठा ली। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंट की। अच्छा मैंने आपको एक और चीज बताई कि जो आपका क्या है बेसिकली, जो आपका ये प्रीवियस ओनर ने क्या करा है, 60,000 का फोरफिट कर रखा है, इसको अपन टू ट्रीटमेंट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इसको प्रीवियस ओनर ने, जिसने मुझे गिफ्ट दिया था, उसने फोरफिट करा था और उसने क्या करा, रिटर्न कर लिया। मैंने आपको कॉस्ट ऑफ इक्वेशन बताई दी थी। कॉस्ट ऑफ इक्वेशन क्या होती है, आप क्या कर सकते हो बेसिकली, 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हो, लेकिन विच विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2,20,000। तो अपन क्या करेंगे बेसिकली, 2,20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2,20,000 इंटू मैंने CI ले लिया। इसी तरह से अगर आप देखोगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात करते हैं अपन, देखो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मिस्टर के ने इनकर करा है कितने का, 2,35,000 का, मतलब प्रीवियस ओनर ने इनकर करा है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी अपन इंक्लूड करेंगे। तो 2,35,000 का आप क्या करोगे, CI ले लोगे। 2,35,000 का अगेन अपन क्या ले लेंगे, CII ले लेंगे, इजी। 2,35,000 का मैंने CI ले लिया, तो मेरा क्या निकल के आ गया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, बेसिकली मेरा निकल के आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। और देखो इन लोगों ने वही चीज़ कह रखी है, इन लोगों ने वही चीज़ कह रखी है कि देखो जो प्रॉपर्टी है वो गिफ्ट हुई थी प्रायर टू 1 अप्रैल 2009। इट इज़ अ केस फॉलिंग अंडर इतना एंड नॉट इतना अकॉर्डिंग द कॉस्ट इक्वेशन ऑफ प्रीवियस ओनर, ठीक है, और द फेयर मार्केट वैल्यू, और फेयर मार्केट वैल्यू हैज़ टू बी कंसिडर्ड। तो जो अपन ने पढ़ा है कि भाई क्या करते हैं अपन, अपन ने ये देखा है कि भाई अगर 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 कोई प्रॉपर्टी आपको जो है 1 अप्रैल 2001 के पहले आपने खरीदी है, तो आपको करना क्या रहेगा, आपको ये करना रहेगा कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हो 2,70,000, ठीक है, लेकिन विच विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू SDB, ठीक है।
तो आपको ये थ्योरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज आपको सारे प्रोविजंस आते हैं और आपने क्या करा है उसको अप्लाई कर दिया, और एग्जाम में आपको इतनी सारी थ्योरी लिख के भी आने की जरूरत नहीं है, इजी। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 अपना हो गया। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 भी छोटा सा है, छोटे छोटे कर लेते हैं अपन, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, मिस्टर एक्स परचेजेस हाउस प्रॉपर्टी इन 1993 फॉर 5,25,000 एन अमाउंट ऑफ इतना was spent on the improvement and repairs of the property। तो मुझे बताओ ये चीज़ तो क्या है, इरेलेवेंट है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर करे जाते हैं 1 अप्रैल 2001 के पहले, वो क्या होते हैं, वो बेसिकली इग्नोर कर दिए जाते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ कि भाई तो क्या है, इरेलेवेंट है। अच्छा फिर आगे देखो क्या दे रखा है, द प्रॉपर्टी वॉज प्रपोज टू बी सोल्ड टू मिस्टर जेड इन द मंथ ऑफ मई 2007 एंड एडवांस ऑफ 40,000 वॉज टेकन फ्रॉम हिम। तो बेसिकली एडवांस मिला था। एज द एंटायर मनी वॉज नॉट पेड बाई हिम, मिस्टर एक्स ने क्या करा, एडवांस को फोरफिट कर लिया एंड सब्सिक्वेंटली द प्रॉपर्टी सोल्ड द प्रॉपर्टी टू मिस्टर वाई इन द मंथ ऑफ मार्च 2024 फॉर 52 लाख। द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 1 अप्रैल 2001 कितनी है, 11,90,000 है, और एसडीबी कितनी है, 10,20,000 है। तो फेयर वैल्यू लेते हैं अपन, बट रेस्ट्रिक्टेड रहेगी टू एसडीबी। तो अपनी कॉस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, कॉस्ट इक्वेशन हो जाएगी 10,20,000। और क्योंकि आपने एडवांस प्रॉफिट करा है, आपने देखो एडवांस प्रॉफिट करा है 2007 में, इसका मतलब क्या है कि भाई 1/4/2014 के पहले करा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एडवांस आपने प्रॉफिट करा है वो आपकी कॉस्ट इक्वेशन में से लेस कर दिया जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जो है सीआई लेना है। तो ईजी है, देखो सेल कंसिडरेशन क्या होगी, मैंने बेची कितने पे है, अगर आप देखोगे मैंने प्रॉपर्टी को बेचा है, कहाँ पे लिखा है, सोल्ड द प्रॉपर्टी फॉर 52 लाख। तो 52 लाख तो मेरी क्या होगी, सेल कंसिडरेशन होगी। कॉस्ट ऑफ इक्वेशन क्या लूंगा, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन लूंगा मैं 10,20,000, और इसमें से क्या लेस करूंगा, जो मैंने एडवांस मनी प्रॉफिट करा था, कहाँ है ये रहा। तो 10,20,000 में से मैंने 40,000 लेस करा, जो अमाउंट आएगा उसका मैं क्या करूंगा, CII ले लूंगा, ठीक है। तो देखो वही कर रखा है इन लोगों ने। 10,20,000 मेरा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन हो गया, 40,000 मैंने लेस करा, 9,80,000 आ गया, 9,80,000 का मैंने क्या करा, CII ले लिया, ठीक है। 9,80,000 का मैंने CII ले लिया। तो बेसिकली अमाउंट कितना निकल के आएगा, अमाउंट जो है मेरा निकल के आएगा 17,89,600। ओके। तो इधर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मुझे लग रहा है, मिस्टेक ये हुई है कि भाई 52 लाख तो मेरा क्या है, 52 लाख तो मेरा सेल कंसिडरेशन है, 52 लाख मेरा सेल कंसिडरेशन है। मेरी जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन है, मेरी जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन वो कितनी है, 17,89,600, और मेरा जो है कैपिटल गेन्स निकल के आएगा 34,10,400। तो ये क्या हुए हैं, थोड़े से उल्टे स्वैप हो गए हैं। इसको काट के क्या कर लेना, इधर अपनी बुक्स में लिख लेना 17,89,600, और इधर हटा के जो है ये कैपिटल गेन्स का अमाउंट लिख देना 34,104,000। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अपना इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन होगा 17,89,600, और मेरा जो कैपिटल गेंस है वो निकल के आएगा 34,10,400। तो इसको मैं एक बार नोट भी कर लेता हूँ। पेज नंबर क्या है मेरा, ये पेज नंबर है 88, पेज नंबर 88 कैप गेंस, ताकि इसको अपन नए एडिशन में सही कर दें। पेज नंबर 88 कैप गेंस कहते हैं, पेज नंबर 88 कैप गेंस का पैप है ना ये, तो अपन ठीक कर लेंगे। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट गाइस, आगे बढ़ा जाए, 15 पे आ जाते हैं। देखो 15 क्या दे रखा है, मिस्टर कुमार एज एन एग्रीकल्चर एंड कॉस्टिंग 6 लाख इन लखनऊ ऑन 1 अप्रैल 2003 and has been using it for agriculture purpose till 2012 when the government took over the compulsory acquisition of his land। ठीक है। तो बेसिकली आपका जो है एग्रीकल्चर लैंड क्या हुआ है, एग्रीकल्चर लैंड कंपल्सरी एक्वायर करा गया है। अ कंपनसेशन ऑफ 12 लाख वॉज सेटल्ड, द कंपनसेशन वॉज रिसीव बाय कुमार ऑन 1/7/2023 कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो आपने पढ़ रखा है कि भाई अगर आपका जो है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपल्सरी एक्वायर किया जाता है तो फार्मर्स के हार्डशिप को दूर करने के लिए हमने क्या करा है, हमने बेसिकली उसको एग्जाम कर दिया। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, कम ऑन ब्रो, कम ऑन ब्रू 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 ब्रू। ठीक है, तो देखो अपन को वही बताना है कि भाई 1037 में क्या है, बेसिकली आपका कैप गेन्स एग्जाम है, तो आपको कुछ भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है।
देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, विल योर आंसर भी डिफरेंट, क्या हमारा आंसर डिफरेंट होता अगर कुमार ने क्या करा है, अपना लैंड अंडर अ विल बेचा है अपने फ्रेंड को, तो हेड बाय हिज ओन विल, एज बाय हिज ओन विल, मतलब खुद से अपना लैंड बेचा है अपने फ्रेंड को, तो उस केस में बेसिकली एग्जामेशन अवेलेबल नहीं होता। एग्जामेशन कब अवेलेबल है, जब सरकार आपको कंपल्सरी एक्वायर कर दी है। तो इस केस में जब आपने खुद से अपना लैंड बेचा है अपने फ्रेंड को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल देना ही पड़ेगा। इसी तरह से 17 समझो, विल योर आंसर भी डिफरेंट अगर मिस्टर कुमार हैज नॉट यूज दिस लैंड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो सीधी सी बात है, हमने 1037 में आपको एग्जामेशन तभी अवेलेबल कराया है जब आप अपने लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हो। करंट केस में आपने जो है, इसने क्वेश्चन ने साफ साफ कह रखा है कि भाई आपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उसको यूज नहीं करा है, तो सीधी सी बात है कैप गेन्स आपका एग्जाम नहीं होगा, कैप गेन्स आपको देना पड़ेगा। कंप्यूट करते हैं अपन, देखो कैप गेन्स आपने बेचा कितने पे, आपकी कॉस्टिंग थी 6 लाख पे और सरकार ने आपको कंपनसेशन कितना दिया, 12 लाख का। तो आपको जो भी कंपनसेशन मिला है और जिस साल मिला है उतने साल टैक्सेबल हो जाएगा। तो 12 लाख आपकी क्या हो जाएगी, 12 लाख आपकी जो है सेल कंसिडरेशन मान ली जाएगी, 6 लाख आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, उसको आप क्या कर दोगे, इंडेक्स कर दोगे, तो बेसिकली आपका जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। अब देखो क्या दे रखा है, विल योर आंसर भी डिफरेंट अगर लैंड किसकी थी, एबीसी लिमिटेड की थी, किसी कंपनी की थी, तो वही चीज़ अपन कहेंगे कि भाई अगर हमने जो है हमने 1037 का एग्जामेशन इंडिविजुअल या एचयूएफ को दिया है, कंपनी को नहीं दिया है, तो बेसिकली कंपनी को क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर लैंड किसी थी, लैंड कंपनी की, तो कंपनी द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन आर नॉट रिफ्लेक्टेड एंड कैपिटल गेन्स अराइजिंग ऑन सच कंपल्सरी एक्विजिशन विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। इजी है। तो अभी तक अपन ने एक क्वेश्चन को होल्ड कराया है, जो थोड़ा सा बड़ा है, अपन उसको करेंगे थोड़ी देर में। अब आ जाते हैं पर क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी छुटकू सा है। मिस्टर सी डब्ल्यू परचेज्ड अ रेसिडेंशियल हाउस ऑन जुलाई 20 फॉर 10 लाख। हमने 10 लाख का हाउस खरीदा था, कुछ में कुछ एडिशंस करे कितने की, 2 लाख के इन अगस्त 2021। हमने प्रॉपर्टी बेच दी कितने में, 20 लाख की। आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स ही स्पेंड 5 लाख ऑन टू परचेज अनदर हाउस इन द सितंबर 2023। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्सेबल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सी फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। तो देखो मैंने बेचा कितने पे, अगर आप देखोगे मैंने बेचा है कितने पे, देखो ये रहा 20 लाख बेचा, तो 20 लाख मेरी क्या हो गई, सेल कंसिडरेशन हो गई, 20 लाख मेरी हो गई सेल कंसिडरेशन। अच्छा, मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखो ये रही 10 लाख की। अच्छा, मैंने खरीदा कब है, देखो मैंने खरीदा है इसको 20 जुलाई 2021 को, और बेचा कब है, देखो बेचा है मैंने अप्रैल 2023 में। तो कितना हो गया, 20 जुलाई 2021 से लेकर 20 जुलाई 2022 एंड 20 जुलाई 2023, मतलब विद इन 24 मंथ्स बेचा है, विद इन 24 मंथ्स बेचा है। इसका मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा ये। तो कॉस्ट ऑफ क्वेश्चन मेरा कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना दे रखा है, देखो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दे रखा है 2 लाख, तो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा कितने का, 8 लाख का। अच्छा, ये देखो क्या दे रखा है कि भाई हमने जो है सेल प्रोसीड में से 5 लाख के लिए 5 लाख से अनदर हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली। तो सेक्शन 54 में आपने पढ़ा होगा कि भाई अगर आप क्या करते हो, हाउस प्रॉपर्टी को बेच के हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो हम आपको जो है कैपिटल गेन्स का एग्जाम्पशन दे देंगे, बट कंडीशन ये है कि भाई आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। करंट ईयर में क्या है, करंट ईयर में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो 54 का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि भाई आपको जो है 8 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा। इजी। आगे बढ़ सकते हैं अपन। हम्म देखो आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, PQR लिमिटेड परचेज द लैंड फॉर इट्स इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन मई 2004 एट अ कॉस्ट ऑफ 3,50,000। हमने क्या करा है, हमने जो है अपने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए एक लैंड खरीदा था मई 2004 में 3,50,000 का। अच्छा, सरकार ने उसको कंपल्सरी एक्वायर कर लिया एट अ कंपनसेशन ऑफ 13 लाख इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022। तो मतलब मेरी सेल कंसिडरेशन कितनी हो जाएगी, मेरी सेल कंसिडरेशन हो जाएगी 13 लाख की। इजी। आगे देखो क्या दे रखा है, द कंपनसेशन वॉज रिसीव्ड इन फरवरी 2024। तो बेसिकली जिस साल आपको कंपनसेशन मिल जाता है उस साल आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा। द कंपनी परचेज अनदर लैंड फॉर इट्स इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख इन द मंथ ऑफ मार्च 2024। बेसिकली सरकार ने इसको कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, फिर आपने क्या करा, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए एक और लैंड खरीद लिया। कितने पे खरीदा, 2 लाख का खरीदा। अच्छा, ये दे रखा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैप गेन्स, कितना कैप गेन्स होगा। देखो मेरे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 3,50,000। 3,50,000 को मैं क्या करूंगा, इंडेक्स कर दूंगा, तो 3,50,000 इंटू 348 डिवाइड बाई 113। तो ये रहा 3,50,000 इंटू 340 डिवाइड बाई 113, कितना हो गया, बेसिकली मेरा कैप गेन्स निकल के आ गया 2,22,124। और सेक्शन 54D में आपने ये पढ़ रखा है, सेक्शन 54D में आपने ये पढ़ रखा है कि भाई अगर सरकार आपसे क्या करती है, कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, और वो क्या है आपका लैंड है या बिल्डिंग है, और अगर आप क्या कर देते हो, अगर आप बेसिकली नई लैंड या बिल्डिंग खरीद लेते हो फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, तो जितना आपने जो है पैसा इन्वेस्ट करा है उतना का आपको क्या मिल जाएगा, उतने का बेसिकली आपको जो है एग्जाम्पशन मिल जाएगा, बट इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू बेसिकली आपका कैपिटल गेन्स का अमाउंट। तो अपन ने करंट ईयर में जो है 2 लाख का क्या कर रखा है, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो और आपका कैपिटल गेन्स कितना आ रहा है, 2,22,000 का रहा है, तो हमको जो है 2 लाख का क्या मिल जाएगा, 2 लाख का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि भाई आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 22,124। और अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आपको एक बार क्विकली लेके चलता हूँ अपने नोट्स में और आपको बता देता हूँ कि भाई मैंने सेक्शन 54D कौन सा करवाया है आपको। हाँ जी। तो अनलेस कि आपने मेरे रिवीजन वीडियोस देख रखे हैं, मे बी आपको शायद चीज़ें क्लिक ना हो, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि या तो आपने जो है खुद से सेल्फ रिवीजन अच्छे से कर रखा है,
या फिर आपने जो है यूट्यूब पे जाके मेरी बेसिकली क्या कर रखी है, यूट्यूब पे जाके मेरी रिवीजन वीडियोस देख रखी है जिसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कराया था। देखो ये रहा 54D क्या कहता है, एनी पर्सन इंक्लूडिंग एनआर, उसका क्या हुआ, कंपल्सरी इक्वेशन हुआ लैंड बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट। अब कंपल्सरी इक्वेशन की वजह से कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में उससे फर्क नहीं पड़ता। और आपने क्या करा है, आपने जो है पैसा इन्वेस्ट करा लैंड बिल्डिंग ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल गेन से अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर का क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो अपन ने वही जो है इधर इधर अपन ने वही देखा है, इजी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो सेक्शन 54 ईसी का कॉन्सेप्ट है, सेक्शन 54 ईसी का है। तो 54 ईसी दिखा देते हैं आपको। 54 ईसी अपने को ये कह रहा है कि भाई अगर आपकी लैंड बिल्डिंग आपने ट्रांसफर करी है और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो हम आपको जो है एग्जामेशन देंगे, बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि विद इन 6 मंथ फ्रॉम द रेट ऑफ ट्रांसफर आपने जो है बॉन्ड्स खरीदे हैं ऑफ एनएचएआई और आरईसीआई, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के आपने बॉन्ड्स खरीदे हैं। एग्जामेशन कितना मिलेगा, कैपिटल गेन्स या जितना पैसा लगाया 50 लाख विच एवर इज लोअर, मतलब आपको मैक्सिमम 50 लाख तक का क्या मिल सकता है, एग्जामेशन मिल सकता है। अब आ जाते हैं इधर, देखो क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 75 लाख अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग ऑन 1/5/2023 will be fully exempt from tax if such capital gain is invested in the bonds of redeemable after 5 years issued by NHAI under 54 EC. Examine with reference whether the given statement is true। तो क्या कह रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है आपको 75 लाख का अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग ऑन 1/5/2023 विल बी फुल्ली एग्जाम्ड। नहीं भाई नहीं, फुल्ली एग्जाम क्यों होगा, हमें मैक्सिमम 50 लाख का ही आपको जो है डिडक्शन मिलता है। तो देखो वही तरह रखा है कि भाई एग्जाम्शन अंडर 54 EC हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड बाय लिमिटिंग द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स टू 50 लाख whether such investment is made during the relevant previous year और subsequent previous year और both, ठीक है, मतलब मैक्सिमम आपको जो है 50 लाख का ही डिडक्शन दिया जाएगा। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 पे पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 22 जो है 54F से रिलेटेड है। मैं आपको 54F भी एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। देखो ये रहा 54F। 54F मुझे ये कहता है कि भाई आपने कोई कैपिटल एसेट बेचा है अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और उस पर आपको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। तो हम आपको जो है कैपिटल गेन्स में क्या करेंगे, एग्जाम्शन देंगे, बट कंडीशन ये है कि भाई आपने क्या करा है, कोई भी कैपिटल एसेट बेच के अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक रेसिडेंशियल हाउस खरीदा है। एग्जाम्शन तब मिलेगा जब आपने क्या करा है, नेट सेल कंसिडरेशन को क्या करा है, इन्वेस्ट करा है। ऑलराइट, सो 22 पे आ जाओ। देखो क्या दे रखा है, अपन को कैपिटल गेन्स निकालने हैं मिस्टर डी के फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी परचेज इन फाइनेंशियल ईयर 5/6 कितना दे रखा है, 4,42,000 या 4,52,000। हमने बेची है 14,50,000 पे। एक्सपेंस कितने इनकर करें, 7 लाख के, और मैंने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है कब, 5 लाख की। तो इसमें 54F लग जाएगा, ठीक है। 54F क्या कहता है कि भाई आपने कोई भी कैपिटल एसेट बेचा है अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। और अगर आपने पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया है, आपने अगर पैसा जो है बेसिकली रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करा है तो 54F में आपको जो है एग्जाम्शन दे दिया जाएगा। तो कैपिटल निकालते हैं। सेल प्राइस मेरा निकल के आ जाएगा कितना, 14,50,000 हो गया। 7 लाख का मेरा एक्सपेंसिस वो मैंने लेस कर दिया, ठीक है। मेरी नेट सेल कंसिडरेशन आ गई कितनी, 14,43,000। मेरा जो कॉस्ट ऑफ इक्वेशन है वो है 4,52,000 का। मुझे देर मैंने खरीदा था 5-6 में, मतलब लॉन्ग टर्म है, तो इसका बेसिकली मतलब क्या होगा कि भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन लेना पड़ेगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन ले लिया तो मेरा बेसिकली निकल के आ गया कैपिटल गेन्स 9,8590 का। अच्छा कैपिटल गेन्स में एग्जाम्शन कितना मिलेगा, तो देखो आपने इन्वेस्ट करा है 5 लाख का, तो हमें एग्जाम्शन मिलता है इन प्रपोर्शनेट टू द नेट सेल कंसिडरेशन, इन प्रपोर्शनेट टू द नेट सेल कंसिडरेशन। तो हम देखेंगे कि भाई 5 लाख डिवाइड बाय 14,43,000 कि भाई सेल कंसिडरेशन में से आपने कितना इन्वेस्टमेंट करा है, इनटू आप कर दोगे क्या, आपका जो कैपिटल गेन्स आ रहा है, तो 9,8590। तो देखो वही कर रखा है, 5 लाख डिवाइड बाय 14,43,000 इंटू 9,8590। आपका जो कैपिटल गेन हमने एग्जाम कर दिया, आपका जो है लॉन्ग टर्म टैक्सेबल कैपिटल गेन है 64,429 ईजी। ओके, तो 54F में आपको एग्जाम्शन कैसे मिलता है, 54F में बेसिकली आपको एग्जाम्शन मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ कितना पैसा आपने जो है इन्वेस्ट करा है ऑफ नेट सेल कंसिडरेशन। तो नेट सेल कंसिडरेशन के प्रपोर्शनेट में आपको जो है कैपिटल गेन एग्जाम किया जाएगा। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 22 अपन ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 22 में ये देख लिया कि भाई मेरा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो कितना टैक्सेबल होगा। ऑलराइट, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे। अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। अपन एक स्लम सेल का क्वेश्चन होल्ड कर रखा है, स्लम सेल के क्वेश्चन को अपन कर ही लेते हैं, चलो यार स्लम सेल के क्वेश्चन को भी कर लेते हैं अपन। ऑलराइट गाइस, सो देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। स्लम सेल का क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, एक कंपनी है श्रीराम एंटरप्राइज जिसकी 2 यूनिट्स है, एक यूनिट 1 यूनिट 2। इसने क्या करा है, यूनिट 1 को ट्रांसफर करा है 1/4/2023 को, स्लम सेल में ट्रांसफर करा है 14 लाख पे ट्रांसफर करा है। अच्छा हमें ये बता रखा है कि यूनिट 1 स्टार्ट हुई थी 2005-6 के अंदर। अच्छा ट्रांसफर एक्सपेंसेस मुझे बता रखे हैं 38,000 के ट्रांसफर एक्सपेंसेस हैं। मुझे दोनों कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है। अच्छा लाइबिलिटीज बता रखा है, एसेट्स बता रखा है। एसेट्स में बिल्डिंग है, मशीनरी है, डेटर्स है और पेटेंट्स है। किसके हैं, यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों के टोटल करके हमें बता रखे हैं। लाइबिलिटीज मुझे बता रखी है, ओन कैपिटल, रिवोल्यूशन रिजर्व, बैंक लोन एंड ट्रेड क्रेडिटर्स। अच्छा जो बैंक लोन 4 लाख का है उसमें से 70% किसका है, यूनिट 1 का है। 3,50,000 में से 25% किसका है, यूनिट 1 का है। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई।
आगे ये क्या रखा है कि जो रिवॉल्यूशन रिजर्व हो रखा है इज क्रिएटेड बाय रिवाइजिंग अपवर्ड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1। ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग है ना, ये जो बिल्डिंग है बुक्स में जो आ रही है 13 लाख की, इसमें क्या हो रखा है 5 लाख हमने क्या करा था, रिवैल्यू करा था। तो हमने एंट्री क्या पास करी होगी, हमने एंट्री पास करी होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन रिजर्व। मतलब ये जो बिल्डिंग है 5 लाख से बड़ी हुई आ रही है। आगे देखो क्या दे रखा है कि भाई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग जो है हमें बता रखी है 10 लाख की। कौन सी डेट की बता रखी है, डेट ऑफ ट्रांसफर की 1/4/2023 पे मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्डिंग को ट्रांसफर कर रहा हूँ, यूनिट 1 को ट्रांसफर कर रहा हूँ। उस दिन की मुझे एच दे रखी है। फिर दे रखा है कि नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज कंसिडर्ड इन द ट्रांसफर डीड। ओके। अच्छा, पेटेंट्स हमने एक्वायर करे थे 1/7/2021 को। तो अगर आप इधर देखोगे पेटेंट्स कहाँ हैं, ये रहे पेटेंट्स जो है 2.5 लाख के हैं। ये हमने कब एक्वायर करे थे, 1/7/2021 को एक्वायर करे थे और अभी तक हमने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा है। ये बोल रहे हैं कि भाई कैप गेन्स निकाल लो। तो कैप गेन्स कैसे निकलेगा, सेल्स में से मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करूंगा, मेरा क्या निकल के आ जाएगा, कैप गेन्स निकल के आ जाएगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोले तो हम नेटवर्थ निकालते हैं सम सेल के अंदर, और सेल्स सेल्स बोले तो फेयर मार्केट वैल्यू 1 और 2 विच इज हायर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको नेटवर्थ निकाल के बता देता हूँ। अच्छा, अपन निकालते हैं सबसे पहले नेटवर्थ। तो ये नेटवर्थ निकालेंगे अपन। नेटवर्थ में आपने क्या पढ़ रखा है, नेटवर्थ में आपने ये पढ़ रखा है कि सारे एसेट्स की अपन बुक वैल्यू लेते हैं एक्सेप्ट डेप्रिशिएबल एसेट, जहाँ पर अपन क्या लेते हैं उसकी डब्ल्यूडीवी ले लेते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, अपनी जो बिल्डिंग है, ठीक है, अपनी जो बिल्डिंग है यूनिट 1 की बिल्डिंग कितनी आ रही है, 13 लाख की आ रही है। यूनिट 1 की बिल्डिंग 13 लाख की आ रही है। अच्छा, नेटवर्थ का प्रोविजन ये भी कहता है कि भाई आपको जो है रिवोल्यूशन का इंपैक्ट क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो एम आई लैगिंग, नो। तो अपन क्या करेंगे, रिवोल्यूशन का इंपैक्ट को इग्नोर करेंगे। रिवोल्यूशन के इंपैक्ट को इग्नोर करेंगे तो बेसिकली मेरी बिल्डिंग कितनी की आएगी, बिल्डिंग 13 - 5 8 लाख की जो है मेरी बिल्डिंग शो करेगी। तो मेरी देखो बिल्डिंग कितने की आ जाएगी, बिल्डिंग मेरी आ जाएगी 8 लाख की। अब आप कहोगे कि भाई देखो डेप्रिशिएबल एसेट का तो अपन क्या लेते हैं, डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स लेते हैं। तो अपन क्या अज्यूम कर रहे हैं, अपन ये अज्यूम कर रहे हैं कि क्वेश्चन में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, इसका मतलब ये है कि जो बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है ना, बिल्डिंग और मशीनरी की वैल्यू दे रखी है या फिर पेटेंट की वैल्यू दे रखी है, ये क्या है, ये बेसिकली डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स एक्ट ही है। तो बिल्डिंग मैंने ले लिया, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी आ गई, बिल्डिंग की वैल्यू आ गई 8 लाख की। अच्छा, मशीनरी बुक्स में मुझे कितना बता रखा है, मशीनरी बुक्स में मुझे बता रखी है 4 लाख की। तो देखो मशीनरी आ जाएगी 4 लाख की, ठीक है, डेटर्स आ जाएंगे कितने, 2 लाख के। अच्छा, पेटेंट्स की मुझे डब्ल्यूडीवी लेनी है। अच्छा, इन लोगों ने कह रखा है कि भाई पेटेंट्स हमने एक्वायर करे थे 1/7/2021 को, लेकिन अभी तक मैंने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करा है उस पर। तो क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि भाई डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर रखा है। अब मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए डब्ल्यूडीवी। तो देखो नेटवर्क निकालते समय मैं मशीनरी उठा लिया, डेटर्स उठा लिया, पेटेंट्स के लिए मैं क्या करूँगा, नोट बनाऊंगा। तो मैंने एक्वायर करा था 2.5 लाख पे, कब एक्वायर करा था, 1/7/2021 पे। इसका मतलब ये है कि भाई 21-22 फाइनेंशियल ईयर का मुझे डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा 25% का। इंटेंजिबल एसेट पे आपको पता है डेप्रिसिएशन कितना लगता है, इंटेंजिबल एसेट पे आपको पता है डेप्रिसिएशन लगता है 25%। तो मैंने 21-22 का डेप्रिसिएशन लगाया, ये मेरी डब्ल्यू आ गई एज ऑन 1/4/2022 पे। मैंने क्या करा, 22-23 का डेप्रिसिएशन लगाया तो मेरे को वैल्यू मिल गई 1/4/2023 की कितनी है, 1,40,625। तो ये लोग 1,40,625 मेरे टोटल एसेट्स निकल के आ गए, ठीक है। इनको मैंने ऐड करा, मेरे टोटल एसेट्स आ गए। मैं क्या करूँगा, लाइबिलिटीज लेस करूँगा। तो मुझे पता है कि भाई क्रेडिटर्स और बैंक लोन मेरी लाइबिलिटी है और 75 और 25% यूनिट 1 से बिलोंग करती है। तो मेरी टोटल लाइबिलिटी हो गई 3,67,500। तो मेरी नेटवर्थ निकल के आ गई कितनी, मेरी नेटवर्थ निकल के आ गई 11,73,125। ये मेरी क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। तो आ जाओ, जब मैं कैपिटल गेन्स निकालूंगा, जब मैं कैपिटल गेन्स निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, नेट सेल कंसिडरेशन में से नेटवर्थ को लेस करूँगा, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करूँगा। तो मैंने लेस कर दिया। अपन क्या निकालेंगे, सेल्स वैल्यू निकालेंगे। मुझे पता है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स कितने दे रखे हैं, 38,000 के दे रखे हैं, जो कि कहाँ पर है, देखो ये रहे एक्सपेंसेस, ट्रांसफर एक्सपेंसेस 38,000 है, वो मैंने लेस कर दिए। अब सवाल आता है कि भाई मुझे चाहिए सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन क्या बोलता है, सेल कंसिडरेशन बोलता है एफ एम बी 1 और 2 विच इज हायर। एफ एम बी 1 का मतलब ये है कि भाई अपन क्या करेंगे, सबकी फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। और एफ एम बी 2 का मतलब ये है कि भाई आपको कितना पैसा मिला है। अब देखो मुझे कितना पैसा मिला है, 14 लाख मिला है, तो मैं 14 लाख को कंपेयर करूंगा। तो देखो मैं क्या करूंगा, 14 लाख को, देखो 14 लाख ये रहा, मैं 14 लाख को कंपेयर करूंगा किससे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द कैपिटल एसेट जो मैंने ट्रांसफर करे हैं। विच एवर इज हायर को क्या करूंगा, विच एवर इज हायर को जो है मेरा सेल कंसिडरेशन मान लूंगा। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड, फेयर मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी। आ जाओ फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं। देखो क्वेश्चन मुझे क्या बता रखा है कि भाई यूनिट 1 की क्या है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग की मुझे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बता रखी थी। तो बिल्डिंग की फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। देखो कितनी दे रखी है, 10 लाख। तो सेल कंसिडरेशन निकालते समय मैं क्या करूंगा, बिल्डिंग की तो ले लूंगा 10 लाख की वैल्यू। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा, ये मानूंगा कि भाई जो यूनिट 1 है उसकी मशीनरी की बुक वैल्यू उठानी पड़ेगी, डेटा की बुक वैल्यू उठाऊंगा, पेटेंट की बुक वैल्यू उठाऊंगा। तो मुझे ये नहीं पता ना, मुझे ये नहीं पता कि भाई इनकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, तो मैं क्या करूंगा, बुक वैल्यू उठा लूंगा। तो ये हो गया 4 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख। आ जाओ इधर, देखो ये रहा 4 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 2.5 लाख हो गया। मैं लेस करूंगा लाइबिलिटीज, ये मेरा टोटल करा मैंने इसका, इन सबका टोटल करा तो टोटल कितना आ गया, 18,50,000। मैंने लाइबिलिटी लेस करी तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 14,82,500। विच एवर इज हायर मुझे उठाना होता है, तो मैं क्या करूँगा, 14,82,500 मेरी क्या मान लूंगा, सेल कंसिडरेशन मान लूंगा। मैंने क्या करा, देखो 14,82,000 सेल कंसिडरेशन माना, ट्रांसफर एक्सपेंस को लेस करा, मेरी जो है नेट सेल कंसिडरेशन आ गई, उसमें से मैंने क्या करा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करा, मेरा जो है कैपिटल गेन्स निकल के आ गया। और ये मेरा कैपिटल गेन्स क्या है, मेरा कैपिटल गेन्स है बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ईजी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्यों है, क्योंकि मैंने 36 महीने से ज़्यादा उसको होल्ड करके रखा है। 36 महीने से ज़्यादा उसको होल्ड करके रखा है। मैंने खरीदा कितने पे था, मैंने खरीदा था 5-6 में, और बेचा कब है, बेचा मैंने करंट ईयर में बेचा है, विच इज़
विच इज़ देखो ये रहा, कहाँ पर सेल करा है मैंने, ये रहा 1/4/2023 को ट्रांसफर करा है, मतलब 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में मैंने ट्रांसफर करा है, 36 महीने से ज़्यादा होल्ड कर रखा था, तो मेरा क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। ऑल राइट गाइस, तो अपना क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब अपन आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 22 हो गया था अपना, 23 हो गया था, 23 बाकी था ना अपना, 23 करते हैं अपने को, राइट 22 हो गया था, 23 करते हैं। देखो क्या दे रखा है। ऑल राइट गाइस, तो देखो अपन क्या कर रहे हैं, 23 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। 23 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि भाई 4 पर्सन है ए बी सी डी, इनके अपने को टैक्स लायबिलिटी निकालनी है अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम या फिर नॉर्मल टैक्स रेजिम। ठीक है, दोनों में अपने को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की जो है टैक्स लायबिलिटी अपने को निकालनी है। अब देखो मुझे ये बता रखा है कि भाई टोटल इनकम अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना दे रखा है, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बता रखा है मुझे सारे एसएससी का। एक और ये बता रखा है कि ये रेसिडेंट है, ये एनआर है, ये रेसिडेंट है, ये एनआर है। मुझे एज बता रखी है 45, 62, 81 एंड 82। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके पास फिजिकल क्वेश्चन रहेंगे तो इस चीज़ को कट कर देना, ये थोड़ा सा एरर है। ये जो बी सी ए डी दे रखा है ना, इसको कट करके आप ए बी सी डी लिख देना और उनकी रिस्पेक्टिव एज 45, 61, 81 एंड 82 डाल देना। ओके, अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, अपन जो है इन लोगों की टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर एंड अंडर नॉर्मल टैक्स रेजिम। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं नॉर्मल टैक्स रेजिम में। देखो नॉर्मल टैक्स रेजिम में मैंने बात करी, ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब देखो क्या दे रखा है कि भाई जो ए है, ए क्या है, रेसिडेंट है, ए क्या है, रेसिडेंट है, तो इसको क्या मिलेगा, इसकी टोटल इनकम अगर आप देखोगे, इसकी टोटल इनकम कितनी है, 2,40,000 और 85,000, इसका मतलब है 5 लाख तक है, इसका मतलब इसको रिबेट मिल जाएगी। क्या इसको अपर स्लैब मिलेगा, अपर स्लैब नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी एज क्या है 45 है, अपने को अपर स्लैब कम मिलता है 60 या फिर 80 के बाद। अच्छा इसकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी होगी, इसकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होगी 2.5 लाख की, तो 2.5 लाख में से 2,40,000 तो गया, बचा कितना 10,000। 10,000 क्या करेंगे अपन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर लेंगे, तो कितना बचेगा 75,000। 75,000 पे इसको क्या करना पड़ेगा, 20% पे टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर 112 20% पे टैक्सेबल होता है। तो 75,000 का 20% कितना हो गया, 75,000 का 20% अगर आप करोगे तो आपको जो है टैक्स पे करना है कितना, आपको जो है टैक्स पे करना है 15,000 का। 75,000 का 20% कितना होता है, 75,000 का 20% हो गया 15,000। अच्छा मैंने आपको बता रखा है कि भाई 87 ए के अंडर आपको रिबेट मिलती है अगर आपकी इनकम अप टू कितनी है, 5 लाख है। रिबेट कितनी मिलती है, टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर, 12,500 विच एवर इज लोअर। तो अपन क्या करेंगे, 12,500 को इसको रिबेट दे देंगे, इसका टैक्स बनेगा 2500 का प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो इसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई 2600 रुपये की। कोई डाउट, डाउट होगा तो पूछोगे भी कैसे हुआ आप ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या क्या रखा है, आगे मुझे बता रखा है मिस्टर बी है, ये क्या है, मिस्टर बी 62 ईयर्स का है, नॉन रेसिडेंट है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या इसको बेसिक एग्जामिशन लिमिट की अपर हायर स्लैब मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्या है एनआर है। तो मैंने आपको बार बार उधर भी बताया था कि भाई जो 3 लाख की अपर स्लैब है या फिर 5 लाख की अपर बेसिक एग्जामिशन लिमिट है, वो किसको मिलती है, एनआर को मिलती है। क्या इसको रिबेट मिलेगी, क्या रिबेट भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्या है एनआर है। 87 ए के अंदर आपने पढ़ रखा है कि भाई रिबेट किसको मिलती है, रिबेट सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है। अच्छा देखो इसकी इनकम कितनी है, 3,10,000 है। अच्छा इसकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितनी होगी, 2.5 लाख की होगी। 3,10,000 में से 2.5 लाख हटा दो, कितना बचा, 60,000 बचा। 60,000 पे कितना लगाओगे, 60,000 पे जो है आप 5% लगा दोगे, राइट। तो 60,000 का अगर मैं 5% करता हूँ तो कितना आएगा, 60,000 का अगर 5% करोगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी कितनी, 3,000 की। ठीक है, टैक्स स्लैब तो याद है ना, टैक्स रेट्स और टैक्स की जो स्लैब है उसको याद रखना। तो 2.5 लाख तक की इनकम कितनी होती है, 2.5 लाख तक की इनकम पे नहीं लगता है, और 2.5 लाख से अप टू 5 लाख कितना लगता है, 5%। तो मैंने 3,10,000 में से 2.5 लाख तो हटा दिया, बचा कितना 60,000, 60,000 पे लगा दिया 5%। अच्छा ये देखो क्या दे रखा है कि भाई इसको जो है 10,000 का प्रॉफिट हुआ है किधर से, फ्रॉम द सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, फ्रॉम द सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एसटीडी पेड बोट एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल, मतलब 112 ए के अंडर 10% में टैक्सेबल होगी, लेकिन आपको पता है कि 112 ए के अंडर अप टू 1 लाख तक की इनकम क्या होती है, एग्जाम। तो ये 10,000 की है, एग्जाम हो जाएगी, तो बचा कितना, बचा बेसिकली इसका 3,000। 3,000 में क्या करूंगा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करके टैक्स लायबिलिटी पे कर दूंगा 3,120 की, ईजी। अब देखो फिर अपने को बता रखा है, फिर अपने पास कौन है, अपने पास एस एस सी है सी। अच्छा एज क्या है, 81 है, रेसिडेंट है, तो इसको क्या मिलेगा, इसको बेसिकली 5 लाख की जो है अपर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिल जाएगी। क्या इसको रिबेट मिलेगी, रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी इनकम क्या है 5 लाख से ज़्यादा है। अच्छा 81 ईयर्स का है, तो आपको पता है कि भाई 5 लाख तक की इनकम क्या हो गई, एग्जाम्प्ट हो गई, बचा कितना 90,000। 90,000 पे क्या करोगे, 90,000 पे जो है आप टैक्स लगाओगे 20%। ठीक है, आपको पता है ना 2.5 लाख तक की इनकम पे नील, 2.5 लाख से 5 लाख कितना 5%, 5 लाख से 10 लाख पे 20%, तो 90,000 की इनकम में 20% टैक्स कितना लगेगा 18,000। तो मैं क्या करूँगा, देखो 18,000 लगाया, 18,000 पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करके टैक्स पे कर दूंगा। अब ये देखो क्या दे रखा है, इसको जो कैपिटल गेन्स हुए हैं, कैपिटल गेन्स हुए हैं किससे हुए हैं, रूरल एग्रीकल्चर लैंड से हुए हैं, तो ये तो अपना कैपिटल एसेट होता ही नहीं है, तो ये तो इनकम टैक्सेबल ही नहीं है। ठीक है, तो इस पर कैपिटल गेन्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या है, नॉन रेसिडेंट है, मुझे क्या बताओ 5 लाख की स्लैब मिलेगी क्या, इसको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्या है एनआर है। क्या इसको रिबेट मिलेगी, नहीं मिलेगी, रिबेट किसको मिलती है, रेसिडेंट को ही मिलती है। तो 4,80,000 पे टोटल, 4,80,000 पे टैक्स कितना बना, 2.5 लाख तक होता है नील,
2.5 लाख तक होता है नील, और 2.5 लाख से बाद 2.5 लाख से लेके 2 लाख, सॉरी 4,80,000 तक कितना होता है, 2,30,000। 2,30,000 का 5% करो कितना था, 10% होता है 23,000, तो 5% कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 23,000 का आधा कर लो, 23,000 का अगर आधा करोगे तो आ जाएगा 11,500। ठीक है, 11,500 पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करोगे तो आ जाएगा आपको 11,960। ईजी है ना। दिमाग लगाना भाई, दिमाग लगाना, रट के मत जाना चीज़ों को, आपको पता होना चाहिए भाई। अगर क्वेश्चन में रेस्टेंट दे रखा है, नॉन रेस्टेंट दे रखा है, इसका मतलब ये है कि भाई वो आपसे कुछ ना कुछ टेस्ट करना चाहता है। क्वेश्चन में अगर उसकी एज दे रखी है तो इसका मतलब ये है कि भाई वो टेस्ट करना चाहता है कि भाई स्लैब इसकी अपर वाली लगेगी क्या लोअर वाली लगेगी। तो ये चीज़ें आपको क्लिक होगी जब आपके प्रोविजंस जो हैं आपने अच्छी तरह तन मन धन से समझ रखे हैं। ठीक है। तुम बिन मैं देखूं तो क्या से क्या हो बैठी। अब आपको ये पता चल गया होगा कि भाई अपन ने नॉर्मल टैक्स रेजिम में टैक्स लायबिलिटी निकाल दी, अब अपन निकालेंगे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं अपन किसकी, इसी की बात करते हैं मिस्टर ए की। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में आपको पता होगा कि भाई जो अपनी ये 5 लाख, ये 3 लाख की और 5 लाख की जो हायर स्लैब मिलती है, ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये कहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल टैक्स रेजिम में है। 115 बीएससी में, 115 बीएससी में एक ही स्लैब है, और वो क्या है, वो बेसिकली 3 लाख है। रेसेंट हो या फिर नॉन रेसेंट हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, 115 बीएससी में आपको पता है कि भाई रिबेट चेंज हो जाती है। अगर आपकी इनकम अप टू 7 लाख है तो टैक्स अमाउंट और 25 सर्विस लोअर की आपको क्या मिलती है, रिबेट मिलती है। ठीक है। अब देखो इसकी इनकम कितनी है, इसकी इनकम है 2,40,000, इसकी इनकम कितनी है 2,40,000। अपने को स्लैब कितना मिलेगा, 3 लाख मिलेगा। 3 लाख में से 2,40,000 क्या बचा, कितना, 60,000। 60,000 अनएग्जॉस्टेड है, 7,000 क्या है, अनएग्जॉस्टेड है। 85,000 में से मैंने 60,000 क्लेस कर दिया, बचा कितना, 25,000। 25,000 पे आप क्या करोगे, 20% टैक्स पे करोगे। देखो 25,000 का मैंने 20% करा, कितना आ गया, 5,000 आ गया। 25,000 का 20% करोगे कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। अब आपको एक और चीज़ पता है, क्या पता है कि भाई अगर आपकी इनकम अप टू 7 लाख है तो 115 बीएससी में आपको जो है रिबेट मिल जाती है, टैक्स अमाउंट ऑफ 25,000 विच एवर इज लोअर। तो मेरा टैक्स अमाउंट कितना आ रहा है, मेरा टैक्स अमाउंट आ रहा है 5,000 का, तो मेरी टैक्स हो गई नील। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, वापस बता देता हूँ, 3 लाख में से 2.5 लाख, 2,40,000 गया, बचा 60,000। 60,000 क्या है, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, उसको मैंने क्या करा, 85,000 में से लेस कर दिया। इनकम बची कितनी, 25,000 बची। आपको पता होगा 112 में टैक्स कितना लगता है, 20% लगता है, तो 25,000 का 20% करोगे तो आ जाएगा आपका करीबन 5,000, और आपको 5,000 की पूरी रिबेट मिल गई। ईजी है। अब बात करते हैं अपन किसकी, मिस्टर बी की। 62 है, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आपकी 3 लाख ही रहेगी। 3,10,000 में से 3,10,000 में से 3 लाख गया, कितना बचा, 3,10,000 में से गया 3 लाख, कितना बचा, 10,000। 10,000 पे टैक्स कितना लगेगा, 5% लगेगा, स्लैब आपको पता ही है। तो 10,000 का 5% कितना हो गया, 500। 500 में मैंने क्या करा, 4% ऐड कर दिया, तो मेरी जो है टैक्स लायबिलिटी निकल के आ गई 520 की। क्या इसको रिबेट मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्या है, एनआर है। क्योंकि ये क्या है, एनआर है, बेसिकली ये है एनआर। अच्छा, ये जो 10,000 की इनकम है तो एग्जाम्प्ट हो गई 112 एक के अंदर, क्योंकि अप टू 1 लाख तक की इनकम क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है। इसी तरह से मैं जूम करता हूँ कि आप सी और डी भी कर लोगे, बहुत आसान है, करा ही देता हूँ चलो यार आपको, कि तो आप फिर शिकायतें करोगे कि भाई आपने दो चीज़ें छुड़वा दी। देखो ये तो वैसे भी एग्जाम्प्ट हो गया क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। कितना बचा, 5,90,000 बचा। 5,90,000 में से आपने 3 लाख हटा दिया, बचा कितना, 2,90,000। 2,90,000 का क्या करोगे, 5% करोगे। करो, 2,90,000, 2,90,000 का 5% करो, कितना आता है, 2,90,000 का 5% करोगे तो 14,500 आएगा। तो ये रहा आपका 14,500। आपकी टोटल इनकम कितनी है, आपकी अगर टोटल इनकम देखोगे, आपकी टोटल इनकम कितनी आ रही है, आपकी टोटल इनकम आ रही है 5,90,000। 5,90,000 प्लस 60,000 कितनी होती है आपकी टोटल इनकम, 6,50,000। 6,50,000 है, वैसे भी 7 लाख से कम है, तो आपको जो है बेसिकली रिबेट मिल जाएगी। रिबेट कितने की मिलेगी, टैक्स अमाउंट 25,000 विच लोअर, तो आपको जो है क्या मिल गया, 14,500 में से 14,000 रिबेट मिल गई, आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी कितनी, नील। इजी है। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ समझना, एक और चीज़ समझना। मैंने आपको बताया कि भाई आपको टोटल इनकम अप टू 7 लाख तक चेक करनी है, टोटल इनकम अप टू 7 लाख तक चेक करनी है। लेकिन इस टोटल इनकम में जो है बेसिकली ये वाली इनकम इंक्लूड मत करना, क्योंकि ये तो आपकी इनकम ही नहीं है। क्यों नहीं है इनकम, क्योंकि बेसिकली सरकार ये कहती है कि अगर आपको रूरल एग्रीकल्चर लैंड को बेचने पे कोई मुनाफा होता है तो वो एग्जाम है, उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं। तो ये तो आपकी इनकम ही नहीं है। तो आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम है सिर्फ और सिर्फ 5,90,000। तो 5,90,000 7 लाख से कम है, ठीक है। तो आपको जो है कितनी की रिबेट मिल गई, 14,500 की पूरी रिबेट मिल गई। एनआर है, एनआर का टैक्स निकालो, 2,30,000 का 5% कर दो, 2,30,000 का 5% कर दो, कितना आ रहा है ये, 2,30,000 का, 2,30,000, 4,80,000 की इनकम है ना, तो 4,80,000 में से, सॉरी 4,80,000 में से आप क्या करोगे, 3 लाख हटा दोगे, बचा कितना, 1,80,000। इसकी स्लैब कितनी होगी, स्लैब होगी 3 लाख, ठीक है, स्लैब होगी 3 लाख। 4,80,000 में से बेसिकली मैंने 3 लाख हटा दिया, बचा कितना, 1,80,000। 1,80,000 का 5% करो, कितना आ रहा है, 1,80,000 का 5% करोगे आ जाएगा 9,000। ठीक है, 9,000 आपने क्या करा, बेसिकली टैक्स निकाला। अच्छा, इसको रिबेट नहीं मिलेगी, नहीं, क्योंकि ये क्या है, एनआर है। ये है बेसिकली एनआर, देखो ये रहा, ये है एनआर, तो इसको रिबेट मिलेगी नहीं। तो उसको क्या करना पड़ेगा, 9,000 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा के टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कराई दिया पूरा आपको ये। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, ऑल राइट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ऑल राइट गाइस, तो देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि हरी हैज़ एक्वायर्ड अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली ऑन 15 अप्रैल 2002 फॉर 9 लाख। कोई दिक्कत नहीं है, हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है 15 अप्रैल 2009 को, 9 लाख पे खरीदी है, और मैंने उसको बेचने का सोचा 2005 में टू मिस्टर परी।
एंड मुझे 25,000 का एडवांस मिला था, 25,000 का बेसिकली मैंने उससे एडवांस लिया था और मैंने उसको क्या करा था, फोरफिट कर लिया था। अच्छा, 3 जून 2023 की बात कर रहा है ये। हमने क्या करा, इस हाउस प्रॉपर्टी को बेचा टू मिस्टर सूरी फॉर 43 लाख। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि ऑन 4 अप्रैल 2023 he had purchased residential house in Delhi for 8 lakh where he was staying with his family on rent for the last 5 years and paid the full amount as per the purchase agreement। घर खरीद के मैंने घर खरीदा है, सॉरी घर बेच के घर खरीदा है, तो उसके केस में क्या होगा, 54 का आपको एग्जेम्पशन मिलता है। हाउएवर हरी डज नॉट प्रोसेस एनी लीगल टाइटल एज ऑन 31 मार्च 2024 एज द ट्रांसफर वॉज नॉट रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। आपने पेमेंट कर दिया, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जेम्पशन फिर भी आपको मिलेगा ही। आगे देखो क्या रखा है, हरी हैज परचेज अनदर ओल्ड हाउस इन चेन्नई ऑन 14 अक्टूबर 2023 फ्रॉम मिस्टर एक्स एन इंडियन रेसिडेंट बाय पेइंग 5 लाख एंड द परचेज वॉज रजिस्टर्ड विद द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई हरी ने क्या करा है, एक दूसरा घर भी खरीदा है और 5 लाख का पेमेंट करा है। तो 54 लाख में आपने ये पढ़ा होगा, 54 लाख में आपने ये पढ़ा होगा, सॉरी सेक्शन 54 में आपने ये पढ़ा होगा कि अगर तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ है तो आप क्या कर सकते हो, 2 घर भी खरीद सकते हो। ठीक है, आप कैपिटल गेन्स निकालने को बोल रहा है, कैपिटल गेन्स निकालते देखो बेचा कितने में है आपने। अगर आप देखोगे आपने जो है 43 लाख में बेचा है तो मेरा क्या हो गया, सेल कंसिडरेशन हो गया। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे, मैंने खरीदा कितने में था, मैंने खरीदा था इसको 9 लाख में, लेकिन 9 लाख में से मैं क्या करूंगा, जो मैंने पैसा फोरफिट कर लिया था वो लेस कर लूंगा, क्योंकि अपने को क्या बताता है कि भाई अगर 1/4/2014 के पहले आपने क्या करा है, पैसा फोरफिट करा है, तो उसके इसमें क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कम कर दिया जाएगा। तो देखो ये रखा 9 लाख में से मैं क्या करूंगा, 25 साल लेस कर दूंगा, मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा, उसको मैं क्या करूंगा, इंडेक्सेशन कर दूंगा, 29 लाख हो गया। तो मैं क्या करूंगा, देखो 29 लाख मैंने इधर कर दिया, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आ गया कितना, 14 लाख का। अच्छा, अगर आप देखोगे इन लोगों ने क्या क्या रखा है, इन लोगों ने ये कह रहा है कि आपने जो है पैसा इन्वेस्ट करा है घर में और घर खरीदा, देखो 8 लाख का ये खरीदा, 5 लाख का ये खरीदा। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ तक होता है तो आप क्या कर सकते हो, 2 घर ही खरीद सकते हो, 2 घर भी खरीद सकते हो। तो 8 लाख और 5 लाख 13 लाख का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, आपको बचा कितना, 1 लाख, 1 लाख पे आपको जो है टैक्स पे करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है सेक्शन 54 की अच्छे से पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सेक्शन 54 एक्जैक्टली यही कहता है, ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है, एक मिस्टर गणेश है, मिस्टर गणेश ने क्या करा, मिस्टर गणेश ने अपना रेसिडेंशियल हाउस बेचा मुंबई में और उसको कैपिटल गेन कितना हुआ, तो उसको कैपिटल गेन हुआ करीबन 2 करोड़ का, उसको जो है कैपिटल गेन हुआ कितने का, 2 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ उसके, 2 करोड़ का, 2.5 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। ठीक है, अब लोग क्या दे रखा है, ही परचेज 2 रेसिडेंशियल फ्लैट्स एडजेसेंट टू ईच अदर ऑन द सेम डे बाय 2 सेपरेट सेल डीड्स फ्रॉम 2 डिफरेंट पर्सन। तो हमने क्या करा, 2 एडजेसेंट फ्लैट्स खरीद लिए, फ्लैट नंबर 1 फ्लैट नंबर 2, दोनों अलग अलग पर्सन से खरीदे हैं। द बिल्डर हैज सर्टिफाइड दैट ही हैड effected necessary modification to make it one residential apartment। तो मैंने 2 फ्लैट खरीदे थे और उसके अंदर नेसेसरी मॉडिफिकेशन करके क्या करा है, उसको एक अपार्टमेंट बना लिया है। मिस्टर गणेश सॉट एग्जेम्पशन अंडर 54 इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन परचेज ऑफ 2 रेसिडेंशियल फ्लैट्स। अच्छा, मिस्टर गणेश बोलता है कि भाई मुझे तो ये जो मैंने 2 फ्लैट खरीदे ना, दोनों फ्लैट का डिडक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, दोनों फ्लैट का डिडक्शन मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताओ, इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 करोड़ से ज़्यादा। तो इसने जो 2 घर खरीदे हैं ना, इसको 2 घर खरीदे हैं, उसका एग्जेम्पशन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में बेसिकली उसने 2 फ्लैट खरीदे हैं और दोनों आसपास हैं, और बेसिकली बिल्डर से कह के उसने मॉडिफिकेशन भी करा दिया। मतलब भले हमने क्या करा है, 2 फ्लैट खरीदे, लेकिन पर्पस ये था कि भाई उसको एक ही घर बनाया जाए। और अपने को 54 में क्या मिलता है, 54 में क्या बोलते हैं अपन कि भाई अगर आपने घर बेच के घर खरीदा है तो उसका एग्जेम्पशन दे दिया जाएगा। तो आपने घर बेचा और घर खरीद लिया, भले ही 2 घर खरीदे हैं, लेकिन आपने क्या करा, मॉडिफिकेशन करके उसको एक बना लिया ना, इसका मतलब हम ये मानेंगे कि भाई आपने एक ही घर खरीदा है। अच्छा, गणेश जो एसएससी है वो बोलता है कि भाई जो मैंने 2 फ्लैट खरीदे हैं ना, जो एडजेसेंट फ्लैट है, मुझे जो है दोनों का डिडक्शन मिलना चाहिए। एओ क्या कहता है, देखो एओ however give exemption under 54 to the extent of purchase of one residential flat only। एओ कहता है कि भाई देखो आपको एक का ही मिलना चाहिए, कंटेंडिंग क्या, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज़्यादा का है। ठीक है, अब अपन से बस ये पूछ रहा है कि भाई एओ ने जो कहा, एओ का कंटेंशन सही है कि नहीं है। तो देखो क्या दे रखा है, 54(1) restrict the benefit of exemption to purchase of one residential house only and the 2 flats cannot be treated as one residential house since the flats were purchased through different sale deeds and it was found by the inspector that before its sale to the SSC the residential flats were in occupation of 2 different tenants। आपको लॉजिकली कहानी समझ आ गई ना। 54 मुझे ये कहता है घर बेच के घर खरीदो तो आपको जो है एग्जामेशन दे दिया जाएगा। अच्छा, 54 एक और चीज़ कहता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ है तो आप घर बेच के 2 घर खरीदोगे तो दोनों घर का आपको एग्जामेशन दे दिया जाएगा। अपने केस में क्या हो रहा है, अपने केस में जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज़्यादा का है, मतलब इधर फॉलो कर रहा है अपन अपन जो है इधर फॉलो कर रहे हैं। तो आप घर बेच के एक घर खरीदोगे, एक ही घर खरीद सकते हो, उसका एग्जामेशन मिलना चाहिए। अपने केस में एसएससी ने क्या करा है, एसएससी ने 2 फ्लैट खरीदे हैं, 2 फ्लैट खरीदे हैं और जो एडजेसेंट है, बिल्डर से कह के उसने मॉडिफिकेशन भी करा लिया। तो गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत नहीं है, इस एसएससी का पर्पस क्या था, 2 फ्लैट खरीद के एक फ्लैट बनाना था और एक ही एडजेसेंट फ्लैट है। ठीक है, आजू बाजू ही है ना, आजू बाजू है, तो हमने मॉडिफिकेशन करके उसको एक घर बना लिया। तो अपना लॉजिक कहता है कि भाई ठीक है, इसको जो है पूरे का डिडक्शन मिल जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भाई इसने जितना भी दोनों फ्लैट को खरीदने में जितना भी पैसा लगाया है उसको पूरा का पूरा डिडक्शन दे दिया जाएगा।
तो लोगों ने कहा कि भाई गणेश जो है इज एंटाइटल टू एग्जेम्पशन अंडर 54 इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ 2 फ्लैट्स टू फॉर्म वन रेजिडेंशियल हाउस। आपने 2 फ्लैट खरीद के एक घर बना लिया ना, तो आपको जो है पूरा का पूरा डायरेक्शन दे दिया जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। बिन मैं देखूं तो क्या से क्या हो, आई मैंने तेरे लिए, आई मैंने तेरे लिए। ऑल राइट, देखो अब पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा। कर्नाटक हाई कोर्ट कहता है कि द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट एसएससी हैज शोन दैट द फ्लैट्स वर सिचुएटेड साइड बाय साइड and the builder has also certified that he has effected modification to make them one unit by opening the door between the apartments. Therefore, it was immaterial that the flats were occupied by two different tenants prior to sale, or that it was purchased through two different sale deeds. The court observed that these were not the grounds to hold the SSC to hold that the SSC did not have the intention to purchase the two flats. The court held that the SSC was entitled to exemption under 54 in respect of purchase of both the flats to form one residential house. Easy है। 26 देखना क्या कह रहा है। विजय एक इंडिविजुअल है, owned the residential house which were let out, ठीक है। Besides, he has his four brothers co-owned, he and his four brothers co-owned a residential house in equal shares। तो मेरे पास एक घर है और मेरे पास एक और घर था जिसमें मेरे 4 भाइयों का हिस्सा है, ठीक है। तो एक घर है जिसमें 4 भाइयों का टोटल हिस्सा है। अब देखो आगे क्या कह रहा है। He sold one residential house owned by him during the previous year relevant to the assessment year. Within a month from the date of such sale, the four brothers executed a release deed in respect of their shares in the co-owned residential house in the favor of Vijay for a monetary consideration। मेरे पास एक घर था, मेरे पास दूसरा घर था, दूसरे घर में मेरा जो है एक चौथा हिस्सा था। मैंने इस घर को बेचा, मैंने इस घर को बेचा और क्या करा, इन तीनों भाइयों को कहा कि भाई तुम लोग क्या करो, तुम लोग जो है अपना अपना हिस्सा मुझे बेच दो। मतलब बेसिकली क्या होगा, ये पूरा का पूरा घर मेरा हो गया, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि भाई अगर मैंने क्या करा है, अपने भाइयों से या फिर किसी को ओन्ड हाउस प्रॉपर्टी का शेयर खरीद लिया है, तो ये जो 3 हिस्से थे किसके थे, मेरे भाई के थे, तीनों भाई के थे अलग अलग। मैंने तीनों भाई को बोला कि मुझे बेच दो, मैं तुम्हें पैसा दे देता हूँ। उन लोगों ने बेच दिया, मैंने पैसा ले लिया। अच्छा, मुझे इसको बेचने से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, ठीक है, क्या मैं एग्जामेशन ले सकता हूँ अंडर 54। भले ही मैंने क्या करा है, भले ही मैंने कौन शेयर खरीदा है। सरकार कहती है बिल्कुल आपने घर तो खरीदा ही है। पहले घर किसके नाम था, पहले घर आपके तीनों भाइयों के नाम था, आपने उनका उनका शेयर खरीद लिया। इसका मतलब ये कि हम मानेंगे आपने घर खरीदा है, तो जितना पैसा आपने तीनों भाइयों को दिया है घर खरीदने के लिए, उतना आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। अब पढ़ो, देखो क्या दे रखा है। विद इन अ मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच सेल द फोर ब्रदर्स एग्जीक्यूटेड a release deed in respect of their shares in the co-owned residential in the favor of Vijay for a monetary consideration। विजय ने क्या करा, सबका शेयर खरीद लिया। Vijay utilized the entire long-term capital gain arising out of the sale of the residential house for the payment of the said consideration to his four brothers. Vijay is not using the house in respect of which brothers executed a release deed for his residential purpose, but it has let out to another person who is using for residential purpose। तो विजय ने अपना घर बेच के कौन वाला घर खरीद लिया और उसको क्या करा, किराए पे दे दिया। भाई इससे फर्क थोड़ी पड़ता, मैंने उसको किराए पे दिया फिर उसमें खुद रह रहा हूँ, रेसिडेंशियल हाउस तो है ना, बस ठीक है। अब सवाल आता है, क्या विजय एलिजिबल है फॉर एग्जामिशन अंडर 54 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट in respect of long-term capital gain arising from the sale of his residential house, which he utilized for acquiring the shares of his brothers in the co-owned residential house। क्या non-use of house for residential purpose disentitle him to exemption? कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आपने घर रेसिडेंशियल घर खरीद लिया ना, बस खत्म बात। आप उसमें खुद रहो या फिर लेट आउट करो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो देखो वही दे रखा है, द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस वुड बी एग्जाम्प्ट अगर फॉर द परचेज ऑफ वन रेसिडेंशियल हाउस। मतलब अगर आपने क्या करा, इफ इट इज यूटिलाइज्ड फॉर द परचेज ऑफ वन रेसिडेंशियल हाउस सिचुएटेड इन इंडिया विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। अगर आपने क्या करा, घर खरीद लिया, तो आपको एग्जामेशन दे दिया जाएगा। अच्छा, अदर कोनर से रिलीज बाय अदर कोनर्स, रिलीज बाय अदर कोनर्स ऑफ देयर शेयर इन द कोन प्रॉपर्टी इन द फेवर ऑफ विजय वुड अमाउंट टू परचेज। ये भी माना जाएगा कि भाई मैंने परचेज करा है, क्योंकि सच परचेज इज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 2 ईयर्स ऑन द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द एसेट, विजय इज एलिजिबल फॉर एग्जामिशन अंडर 54। वही बात करें कि भाई इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपने घर खरीद के खुद रह रहे हो या फिर घर खरीद के आपने क्या करा, उसको लेट आउट कर दिया, मतलब एग्जामिशन तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। उससे पहले अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, छोटा सा दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। जेवियर जेवियर हैड टेकन अ लोन अंडर द रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड अगेंस्ट द हाउस, ठीक है। हमने क्या लिया है, हमने जो है लोन उठा रखा है, विच वॉज परचेज बाई हिम ऑन 2002 फॉर 5 लाख। तो बेसिकली मैंने क्या करा है, मैंने आपको बताया था ना, सीनियर सिटीजन की स्कीम होती है। सीनियर सिटीजन क्या कर सकता है, अपना घर मॉर्गेज करके बैंक से जो है लोन वोन ले सकता है। अच्छा, बैंक अपना लोन कैसे रिकवर करेगी, बैंक अपना लोन रिकवर करेगी
अगर वो मर जाता है तो घर बेचेगी, घर से जो भी पैसा आएगा अपना लोन रिकवर करेगी, बैलेंस किसको दे देगी, उसके लीगल हायर्स को दे देगी। तो इस केस में क्या हो रहा है, जेवियर ने क्या ले रखा था, अपनी जो एक हाउस था उस पर क्या कर रखा था, मॉर्गेज लोन ले रखा था, ठीक है। द सेट प्रॉपर्टी वॉज इनहेरिटेड बाय हिज सन अब्राहम इन द फाइनेंशियल ईयर एज पर विल, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी किसकी हो गई, अब्राहम की हो गई। पहले किसकी थी, जेवियर की थी, अब उसके बेटे की हो गई, अब्राहम की। अब देखो क्या दे रखा है, अब्राहम ने क्या करा, लोन का पैसा चुका दिया, किसको चुका दिया, बैंक को चुका दिया। फॉर ऑब्टेनिंग अ क्लियर टाइटल देयर ऑफ, अब्राहम पेड द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ लोन ऑन 12/2/2010 पर 15 लाख, ठीक है। अब्राहम ने क्या करा, 2010 में 15 लाख का जो है लोन चुका दिया। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब इसको अपन ये मानेंगे कि भाई अब्राहम ने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर करा है। भाई पहले पहले जो है लोन किसने उठा रखा था, जेबी ने लोन उठा रखा था। घर पे जो है कर्जा था, घर पे क्या था, कर्जा था। जब तक कि बेसिकली कर्जा जो है चुक नहीं जाता, जब तक कि कर्जा चुक नहीं जाता, मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं रहेगी क्योंकि वो मॉर्गेज रहेगी। अच्छा, अब प्रॉपर्टी किसके नाम आ गई, प्रॉपर्टी जो है अब्राहम के नाम हो गई। अब्राहम बोलता है कि भाई देखो मुझे ये झिकझिक चाहिए नहीं, मैं लोन चुका देता हूँ ताकि भी ये प्रॉपर्टी मेरी ही रहे, बैंक वाले इसको बेचे ना। तो देखो अब्राहम ने क्या करा, अब्राहम ने बेसिकली 15 लाख जो है उसको चुका दी। अब सवाल आता है कि भाई इस 15 लाख को अपन क्या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माने, तो सरकार कहती है, अपना लॉ कहता है बिल्कुल माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, बिकॉज 15 लाख आपने पे करें टू ऑब्टेन द क्लियर टाइटल ऑफ द एसेट। अच्छा ये देखो क्या रखा है, द सेट प्रॉपर्टी इज सोल्ड फॉर 55 लाख। अब उनको कैपिटल निकालने हैं, ईजी है। तो 55 लाख मेरा क्या हो गया, 55 लाख मेरा सेल कंसिडरेशन हो गया। मैंने आपको बताया था कि भाई इन लोगों ने क्या कर रखा है, विल के थ्रू क्या करा है, कैपिटल से ट्रांसफर करा है। तो उस केस में कैपिटल लगे नहीं होंगे, किसके हाथ में, जेवियर के हाथ में, बाप के हाथ में कैपिटल लगे नहीं होंगे। अच्छा सेक्शन 47 में जब भी कोई ट्रांजेक्शन कवर हो जाता है तो अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेते हैं, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेते हैं। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 लाख कॉस्ट हो जाएगी। तो 5 लाख को मैं क्या करूंगा, 5 लाख को बेसिकली इंडेक्सेशन कर दूंगा तो मेरा कॉस्ट निकल के आ जाएगा 11,75,676। अब्राहम ने क्या करा है, अब्राहम ने 15 लाख पे करे टू ऑब्टेन द क्लियर टाइटल ऑफ द एसेट। तो उसको भी क्या माना जाएगा, उसको भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माना जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मानते हुए उसको मैं क्या करूंगा, लेस कर दूंगा। तो मैंने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मानी, 15 लाख को मैंने लेस कर दिया, 35 लाख हो गया। ये 15 लाख जो है, 15 लाख को मैंने क्या करा, 15 लाख को मैंने जो है इंडेक्सेशन कर दिया, तो मेरा जो है कैपिटल निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो वही चीज़ दे रखी नीचे, द कॉस्ट ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी टू अब्राहम क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर की, ठीक है। एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एंड देयरफॉर फाइल क्या होगी, उसकी कॉस्ट हो जाएगी। एक और चीज़ देखना, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ द प्रेडिसेसर बाय द सक्सेसर फॉर ऑब्टेनिंग अ क्लियर टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी बाय रिलीज ऑफ मॉर्गेज इट शैल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द सक्सेसर। सामने वाले के लिए क्या होगी, जिसने उसको इनहेरिट करी है उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मान लिया जाएगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली अपनी सेल कंसिडरेशन में से उसको लेस करना पड़ेगा। तो अगर आप क्या करो, बेसिकली आपने जो है क्या करा, घर का लोन चुका दिया, तो ये भी माना जाएगा कि भाई आपने एक तरह से घर का किराया चुका है, घर का लोन चुका है, और वो बेसिकली आपकी क्या हो गई, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो गई। मतलब अब वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे रहेगी, बैंक उसको मॉर्गेज करके बेच नहीं सकती। तो ये माना जाएगा कि भाई मैंने क्या करा है, क्लियर टाइटल ऑब्टेन करा है बैंक से, बैंक को पैसा दिया और बैंक से क्लियर टाइटल ऑब्टेन कर लिया। किस बात का क्लियर टाइटल, कि भाई अब ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो ये जो मैंने 15 लाख पे करा, ये मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, इसका मुझे डिडक्शन बिल्कुल मिलेगा। ईजी है। अच्छा ध्यान रखना, इंडेक्सेशन के समय मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, इंडेक्सेशन के समय आप क्या करोगे, मंजुला जैसा को यूज करोगे। और मंजुला जैसा क्या कहता है, प्रीवियस ओनर की आप जो है क्या लोगे, प्रीवियस ओनर की पीरियड ऑफ होल्डिंग से आप चीज़ों को काउंट करोगे। इधर मैं आपको करा देता हूँ, देखो क्या दे रखा है, 5 लाख मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। तो 5 लाख मैंने 5 लाख इंटू क्या करूंगा, 5 लाख इंटू करूंगा 348, 5 लाख इंटू 340 डिवाइड बाय करूंगा 105, डिवाइड बाय क्या करूंगा 105। ये लोगों ने क्या कर रखा है, 148 कर रखा है। तो मैंने आपको बताया अपन को इनको फॉलो नहीं करना है, अपन मंजुला जी साफ फॉलो करेंगे, इससे अपने को जो है फायदा होता है। तो 5 लाख इंटू 340 डिवाइड बाय क्या करोगे, 105 करोगे, तो आपका जो है इधर ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ये बढ़ जाएगा। इसी तरह से सी मेरी क्या हो जाएगी, इसी तरह से सी देखते हैं, सी अगर आप सी की बात करो तो मैंने पेमेंट कब करा है, मैंने पेमेंट करा है 9-10 में। तो सी तो इन लोगों ने सही निकाल रखी है। क्या क्या करूंगा मैं, 148 जो है 148 से डिवाइड करूंगा, 148 से इन लोगों ने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको अल्टरनेटिव नहीं लेके आना, लिख के आना एग्जाम में। आपको तो जो है मंजुला जे शाह को यूज करना है, और मंजुला जे शाह मुझे ये कहता है कि भाई अपन क्या करेंगे, अपन बेसिकली प्रीवियस ओनर की क्या लेंगे, प्रीवियस ओनर की जो है पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट करेंगे। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 27।